लेखांकन सिद्धांत या कोई भी सिद्धांत का मतलब ही होता है एक ऐसा जनरल इंस्ट्रक्शन जिसे सब लोग माने कि आपका स्वामी होता है, ग्राहक होता है, लेनदार होता है, देनदार होता है, ये सारे के सारे क्या लेखांकन से पक्षकार हैं। अगर मूल्य है तभी लेखांकन होगा, वरना नहीं होगा। चाहे कितना भी इंपॉर्टेंट वो तथ्य क्यों ना हो, मूल्य में बताया जा सकता है तभी लिखेंगे, वरना नहीं लिखेंगे। लागत अवधारणा ये कहता है कि हम लोग व्यापार में जिन भी संपत्तियों को लिखते हैं, ठीक है, उन्हें हम उनके लागत पर लिखें। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारा व्यवसाय निरंतर चलता रहता है, लेकिन हम आपको जो है सभी किताबों के निचोड़ बना करके लाते हैं। हेलो दोस्तों, क्या हालचाल। विजय सर आ गए आपके पास पढ़ाने आप लोग का सबसे पसंदीदा सब्जेक्ट लेखा शास्त्र। और आज हम लोग जो है नेक्स्ट चैप्टर का वन शॉट लेकर आए हैं और इसमें देखेंगे सारी के सारी इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, सबसे इंपॉर्टेंट चीजें, और उसको अच्छे तरीके से समझा जाएगा, देखा जाएगा, जाना जाएगा कि क्या क्या है। ठीक है, और आप लोग वन शॉट सीरीज से पूरी तरह से सारे के सारे चैप्टर रिवाइज हो जाएंगे बहुत बढ़िया तरीके से, वो भी डिटेल के साथ। ठीक है, एक ही क्लास में सारी बातें हो जाने वाली है। ठीक है, तो क्या देखने वाले हैं आज हम लोग? तो आज हम लोग देखने वाले हैं बहुत से टॉपिक एक साथ। जैसे सबसे पहला टॉपिक है जिसमें हम लोग लेखांकन सिद्धांत का अर्थ जानेंगे, विशेषताएं, प्रकृति और उसका महत्व जानेंगे कि सिद्धांत क्या होता है, उसकी क्या विशेषताएं, उसकी क्या प्रकृति और उसका महत्व पूरी तरह से ये जानेंगे। फिर उसके बाद हम लोग सामान्य लेखांकन सिद्धांत जानेंगे, यानी जिसको हम लोग जो है जो हमारा समान रूप से जो लेखांकन सिद्धांत बने उसको हम लोग समझेंगे, और साथ ही साथ लेखांकन की आधारभूत अवधारणाएं समझेंगे। ये सामान्य लेखांकन सिद्धांत है, उसी में जो है अवधारणाएं, मान्यताएं, परंपराएं, ये सारी की सारी चीजें आती है, वो सारी चीजों को देखेंगे। तो पहले हम लोग जो है क्या करेंगे, आधारभूत अवधारणाएं देखेंगे, फिर लेखांकन की परंपराएं देखेंगे जिसे प्रथाएं भी कहते हैं, और फिर हम लोग लेखांकन की मान्यताएं देखेंगे। ये तीनों, ये सारी चीजों को देखेंगे। फिर इसके बाद लेखांकन प्रमाप क्या होता है ये जानेंगे, अंतरराष्ट्रीय एवं भारतीय लेखांकन प्रमाप कौन कौन से हैं ये देखेंगे, और लेखांकन सिद्धांतों की सीमाएं देखेंगे। भाई जैसे सिद्धांत तो बन गया, लेकिन उसकी अपनी सीमा क्या है वो हम लोग जानेंगे। और फिर उसके बाद हम लोग जानेंगे IFRS के बारे में, और फिर उसके लाभ के बारे में जाएंगे। फिर जीएसटी और उसके लेखांकन की प्रक्रिया, यानी जीएसटी के बारे में थोड़ा मोड़ा समझेंगे, और उसके लेखांकन में कौन कौन से नाम के साथ यूज होता है जीएसटी, किस तरह से जीएसटी को लिखा जाता है लेखांकन में, उस चीज को जानेंगे। हालांकि जीएसटी का लेखांकन हम लोग जनरल वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी यहाँ पे जीएसटी के बारे में थोड़ा सा जो है यहाँ पर नॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, तो क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक हम लोग पढ़ने से पहले जान ले कि इस चैप्टर का नाम है लेखांकन के सैद्धांतिक आधार, और ये हम लोग चैप्टर 2 के तौर पे पढ़ते हैं। ठीक है, सबके किताब में अलग अलग तरीके से दिया होगा, हो सकता है किसी में चैप्टर 3 में दिया हो, किसी में कुछ जगह पे दिया हो, ठीक है, किसी में कुछ अलग तरीके से दिया हो, लेकिन हम आपको जो है सभी किताबों के निचोड़ बना करके लाते हैं। ठीक है, जो आपको ऐसा टॉपिक देता है कि जो सबके किताबों में मिल जाए। ठीक है, भले इधर उधर मिले लेकिन मिल जाए, आपके एग्जाम में जो पूछा जाए तो आप आराम से लिख रहे हैं, इस तरह से हम टॉपिक बना के ले आते हैं। ठीक बात। अब हम लोग बात जब करें तो सबसे पहला कि भाई आखिर में लेखांकन सिद्धांत क्या है, क्योंकि सैद्धांतिक आधार जान रहे हैं तो सबसे पहले सिद्धांत जानेंगे, सिद्धांत क्या होता है। तो देखिए, लेखांकन सिद्धांत या कोई भी सिद्धांत का मतलब ही होता है एक ऐसा जनरल इंस्ट्रक्शन जिसे सब लोग माने। ठीक है, एक ऐसा मार्गदर्शन जिसके आधार पे सब लोग चले। ठीक है, वही हमारा सिद्धांत, वही हमारा जो है कहलाता है किसी भी चीज का। और सिद्धांत बनते कैसे हैं? सिद्धांत बनने से पहले एक सोच आता है, सोच को हम लोग जो है थीसिस बनाते हैं, यानी उसका जो है उसके तार पे कुछ चीजों को लिखते हैं। लिखने के बाद क्या होता है, उसे हम दुनिया के सामने रखते हैं, दुनिया को हमें चैलेंज करती है कि यार तुम्हारा सिद्धांत गलत है, तुमने जो थीसिस बनाया वो गलत है। हम उस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए चैलेंज को जो है नकारते हैं, यानी अपने सिद्धांत को प्रूफ कर देते हैं। और जब प्रूफ हो जाता है और ज्यादा से ज्यादा लोग उसको मानने लगते हैं तो वही सिद्धांत का रूप ले लेता है। ठीक बात। तो देखिए यहां पर यही चीज यहां पर लिखा हुआ है कि सिद्धांत शब्द का प्रयोग किसी क्रिया को अपनाने के लिए बनाए गए सामान्य नियम अथवा कानून के लिए किया जाता है। ठीक बात, समझ में आया? यानी सिद्धांत जो है, किसी को भी सिद्धांत तब कहेंगे जो एक ऐसा नियम होगा जो सामान्य होगा। सामान्य मतलब जनरली ज्यादातर लोग माने। ठीक है, ज्यादातर लोग माने, जरूरी है कि 100%, लेकिन ज्यादातर माने। और उस नियम के साथ साथ या कानून को ही हम लोग क्या कहेंगे, सिद्धांत कहेंगे, जो एक क्रिया को अपनाने के लिए लोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग सड़क पे चलते हैं तो हम लोग बाएं तरफ चलते हैं। ठीक है, ये सामान्य रूप से सब लोग बाएं तरफ चलते हैं। तो भारत में सामान्य सिद्धांत है सड़क पे चलने का क्या, बाएं तरफ से चलना, बाएं तरफ से चलना यहाँ का सिद्धांत है। क्लियर बात। तो इसी तरह से हमारा सिद्धांत बनेगा। ठीक है, और इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि वे नियम एवं प्रथाएं जो लेखांकन के मार्गदर्शक का कार्य करते हैं लेखांकन सिद्धांत कहलाते हैं। हमने क्या बोला कि सिद्धांत एक मार्गदर्शन का काम करता है कि किस तरह से हमें लेखांकन को लेकर के चलना है। ठीक है, तो लेखांकन के ऊपर लेखांकन जो सिद्धांत बना है ये बताया कि लेखांकन को हमें कैसे लेकर के चलना है, लेखांकन हमें कैसे करना है। ठीक बात। तो वही हमारा लेखांकन सिद्धांत हो जाएगा। फिर बता रहे दूसरे शब्दों में आराम से समझेंगे तो लिखा है लेखांकन के समय वित्तीय व्यवहारों को सही दिशा निर्देश प्रदान करने वाले सर्वमान्य नियम सिद्धांत लेखांकन सिद्धांत कहलाते हैं। मतलब जब हम लोग लेखांकन करते हैं तो हम लोग वित्तीय व्यवहारों को लिखते हैं,
तो वित्तीय व्यवहारों को लिखते समय हमारा जो सही दिशा निर्देश हमें मिलता है कि किस तरह से उन्हें लिखना है, किस तरह से उन्हें अपनाना है, किस तरह से उनके लेखांकन में प्रयोग करना है, उससे संबंधित जो हमारा सर्वमान्य नियम होता है, सर्वमान्य नियम का मतलब ऐसा सामान्य नियम जो ज्यादा से ज्यादा लोग माने, ठीक है, उसी नियम या उसी सिद्धांत को हम लोग लेखांकन सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, बात क्लियर है, लेखांकन सिद्धांत क्या होता है। तो अगला हमारा क्या है कि हमारा लेखांकन सिद्धांतों की विशेषताएं, अपनी इसकी कुछ विशेषताएं भी है जिससे ये चीजें और बेहतर समझ में आएगा। जैसे सबसे पहला है वस्तुनिष्ठता। वस्तुनिष्ठता का मतलब क्या है कि जो लेखांकन सिद्धांत बने हैं वो क्या है, वो वास्तविक मान्यताओं पर आधारित है, मतलब ऐसी चीजों पर आधारित है जो वास्तव में दिखते हैं, समझ में आता है। ठीक है, और उसके साथ साथ जो होता है कि इस पे आधारित होने की वजह से इस पर जो है व्यक्तिगत निर्णयों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी लेखापाल अपने निर्णय के हिसाब से इस पे प्रभावित नहीं कर सकता। अगर वो सिद्धांत का प्रयोग करता है तो उसका लेखांकन एकदम वैसा ही होगा, एकदम डिट्टो सेम टू सेम होगा। जैसे ए नाम का कोई लेखापाल अगर सिद्धांतों का प्रयोग करके लेखांकन कर रहा है और बी नाम का लेखापाल सिद्धांतों का प्रयोग कर रहा है तो एकदम सही होगा, दोनों सेम टू सेम लेखांकन करेंगे, क्योंकि व्यक्तिगत निर्णय इनका प्रभावित नहीं करेगा, क्योंकि सिद्धांत जो है वो वास्तविक मान्यताओं पर आधारित है, जो वास्तव में दिखते हैं, वास्तव में है, और उस मान्यताओं के आधार पर अगर आप लेखांकन करेंगे तो जाहिर सी बात है सेम होगा, है ना बात। जैसे हम भी सड़क के बाएं तरफ से चल रहे हैं, एक और व्यक्ति सड़क के बाएं तरफ से चला है, तो दोनों सड़क के बाएं तरफ से चल रहे तो सेम टू सेम चल रहे हैं। तो सिद्धांत यही काम करता है कि एकरूपता ले आता है। ठीक है, उसके बाद क्या है हमारा व्यवहारिकता। अगला क्या है कि ये सिद्धांत जो है काफी व्यवहारिक है, यानी आसानी से किसी के साथ भी कोई भी लेखांकन का करने वाला लेखापाल इस सिद्धांत का प्रयोग कर सकता है, कोई भी। इसके लिए बहुत विशेष जो है ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, सिद्धांत पढ़ो आराम से इसका प्रयोग कर सकते हैं, बहुत बड़ा कोई कठिन काम नहीं है। फिर इसके बाद उपयोगिता। ये सिद्धांत इस प्रकार से बने कि हर प्रकार के लोग इसको उपयोग कर पाए, छोटा से बड़ा बिजनेस सब लोग इसका उपयोग कर पाए। उपयोगिता ये सबके लिए और सबके हितों को ध्यान में रख करके बनाया गया है। ठीक है, इसलिए ये सिद्धांत सबकी उपयोगिता वाला है। नेक्स्ट अगर बात किया जाए तो इसकी अपनी कुछ प्रकृति है। अब प्रकृति से बातें और क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट प्रकृति क्या है कि लेखांकन सिद्धांत की प्रकृति लोचपूर्ण है। लोचपूर्ण का मतलब यह है कि लेखांकन सिद्धांत फिक्स नहीं है, स्थायी नहीं है कि 10 ठो है, 5 ठो है, 13 ठो है, 14 ठो है, फिक्स, ऐसा नहीं है। बल्कि ये लेखांकन सिद्धांत क्या है, लोचपूर्ण है, यानी ये घटता बढ़ता रहता है। कभी सिद्धांत और नए जुड़ सकते हैं, कभी जो जुड़े हुए सिद्धांत उसको हटाए जा सकते हैं, है ना बात। तो ये लोचपूर्ण है, ये स्थायी नहीं है। बात समझे, लोचपूर्ण का मतलब क्या है कि स्थायी नहीं है, स्थायी संख्या में नहीं। ठीक बात, तो सबसे पहला यही है। दूसरा हमारा विशेषता क्या है, दूसरा हमारा विशेषता है कि लेखांकन सिद्धांतों का निर्माण मनुष्य द्वारा किया गया है, अतः इसकी सत्यता की जांच प्रयोगशाला में अन्य प्राकृतिक विज्ञानों के सिद्धांत की भांति प्रयोग नहीं की जा सकती है। दूसरा यह है कि जैसे विज्ञान के सिद्धांत होते हैं वो प्रयोगशाला में बनते हैं, उसको जांच किया जाता है प्रयोगशाला में, लेकिन लेखांकन के सिद्धांत मनुष्य के द्वारा बनाया जाता है और ये समान रूप से क्रियाओं को, समान रूप से चीजों को देख करके एब्जॉर्ब करके बनाया जाता है ना बात। जैसे कुछ लोगों ने कभी किसी बाई चांस एब्जॉर्ब किया होगा कि बिल्ली रास्ता काटती है तो जो है अशुभ होता है, ऐसा एब्जॉर्ब किया होगा और बता दिया लोगों को, और ज्यादा से ज्यादा लोग उसको स्वीकार कर लिए, और आज भी लोगों को डर लगता है कि अगर बिल्ली रास्ता काट रही है मतलब अशुभ है कि नहीं बात। डर लगता है क्योंकि लोगों ने माना है, लोगों ने सीखा, लोगों ने जाना है। अब इसको प्रयोगशाला में सिद्ध तो नहीं किया गया, प्रयोगशाला में सिद्ध नहीं किया जाए। सेम इसी तरह लेखांकन के सिद्धांत भी बने हैं जो वास्तविक चीजों को देखते हुए, एब्जॉर्ब करते हुए उसके बाद बनाएंगे। कोई प्रयोगशाला में बना नहीं है, प्रयोगशाला में उसको सिद्ध नहीं किया गया, तो और इसको किया भी नहीं जा सकता। ठीक बात। अगला क्या है, अगला यह है कि लेखांकन सिद्धांत पेशेवर संस्थाओं एवं सरकार द्वारा प्रभावित होते हैं। अगला बात यह कि जो लेखांकन सिद्धांत जो बनते हैं, जो बनाए जाते हैं, वो जो है सरकार जिस देश का होगा वो सरकार उसको प्रभावित कर सकती है, या जो पेशेवर संस्थाएं होते हैं जो इस सिद्धांत को रखती हैं, इस सिद्धांत को बताती है, सिद्धांत में जो है हेरफेर करने का उनका अधिकार होता है, तो वो भी इसमें चेंज कर सकती है। और फिर क्या है, लेखांकन सिद्धांतों का कोई निश्चित सूची नहीं है, जैसे हमने बोला ना कोई स्थायी संख्या नहीं, लोचपूर्ण है। इसी तरह यहां पर भी इसकी कोई निश्चित सूची नहीं कि बस इतना ही लेखांकन सिद्धांत है, बस इतना ही पढ़ लो बात खत्म हो जाएगा, घटता बढ़ता रहता है ना बात। क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो अगली बात हमारा क्या है, लेखांकन सिद्धांतों का महत्व। महत्व क्या है, सबसे पहला लेखों में एकरूपता। पहला तो कारण यही है कि सिद्धांत का प्रयोग अगर करेंगे तो पूरे विश्व, अगर सारे के सारे विश्व में सभी लेखापाल सिद्धांतों का प्रयोग करते हैं तो सबका लेखांकन एक जैसा होगा, एक रूप होगा, और एक रूपता बहुत फायदा करता है ना बात। तुलना करने में मदद करता है, एक दूसरे के व्यवसाय को समझने में मदद करता है। ठीक है, तो ये बात है, तो ये इससे एक रूपता आता है। दूसरा क्या है, लेखापाल पर नियंत्रण। दूसरा है कि इससे लेखापाल यानी अकाउंटेंट पर नियंत्रण हो सकता है। अकाउंटेंट अपने मन से किसी चीज को लिखना और किसी चीज को छोड़ना ये नहीं कर सकता, यानी उसका व्यक्तिगत निर्णय जो है प्रभावित होता है। व्यक्तिगत निर्णय के हिसाब से वो अपने लेखांकन को नहीं प्रभावित कर सकता, क्योंकि अगर वो सिद्धांतों का प्रयोग करेगा। ठीक है, तो ये दूसरी विशेषता है। तीसरी विशेषता क्या है कि यह जो है वास्तविक स्थिति का ज्ञान कराता है। यह लेखांकन सिद्धांत का प्रयोग करेंगे तो ये रियल यानी आज अभी आपका व्यापार की क्या स्थिति है, कितने संपत्ति है, कितने दायित्व है, इन सब चीज का सटीक जानकारी देगा।
देगा, आपके व्यापार में कितना लाभ हो रहा है इसकी एकदम सही सही जानकारी देगा सिद्धांतों का अगर आप प्रयोग करेंगे तो। फिर उसके बाद क्या है, अगला महत्व है पथ प्रदर्शक अथवा मार्गदर्शक का कार्य करता है। सिद्धांत है ही पथ प्रदर्शक या मार्गदर्शक, ये बताता है कि कैसे आपको लेखांकन में यूज करना है, किन सौदों को लेखांकन के अंदर लिखना है, किन सौदों को छोड़ना है, लेखांकन में किन सौदों को किस तरह से लिखना है, ये सारी चीजों का काम हमारा ये करता है। फिर इसके बाद क्या है, फिर इसके बाद व्यवसायिक प्रगति की जानकारी, इसके साथ साथ इससे क्या होता है, इससे व्यवसायिक प्रगति की जानकारी मिलता है, यानी व्यवसाय जो है वो कितना आगे बढ़ रहा है, कितना नीचे मिल रहा है, इसके भी जानकारी मिल जाता है अगर इसका सही प्रयोग करते हैं, जैसे वास्तविक स्थिति का ज्ञान उसी तरह यहां पर भी है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जब सिद्धांत का सही तरीके से प्रयोग करते हैं हमें अपने लेखांकन की एकदम सही सही जानकारियां प्राप्त होगी। ठीक बात। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा है कि सामान्य मान्य लेखांकन सिद्धांत, जिसको हम लोग GAAP कहते हैं, गैप। ठीक है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ठीक है, अब ये लेखांकन के सिद्धांत कौन कौन से जो सामान्य मान होते हैं और क्या कहलाते हैं, तो देखिए बहुत सिंपल सी बात है, लेखांकन, ठीक है, लेखा विधि में एकरूपता स्थापित करने के लिए लेखापालों द्वारा अपनाए गए नियमों एवं प्रथाएं जिन्हें लेखांकन में हित रखने वाले सभी पक्षकारों द्वारा सामान्य स्वीकृति प्राप्त हो, सामान्यतः मान्य लेखांकन सिद्धांत कहलाते हैं। ठीक है, मतलब क्या बोल रहा है कि ऐसा कोई भी सिद्धांत या नियम या प्रथाएं या मान्यताएं हैं जिसे लेखापालों के जो मतलब लेखापाल जिसको बनाए हैं, ठीक है, क्या लिखा है समझिएगा बात, लेखा विधि में एकरूपता स्थापित करने के लिए लेखापालों द्वारा अपनाए गए, ठीक है, जिसे अकाउंटेंट लोग लेखापाल लोग अपनाते हैं, ऐसे कोई भी नियम, ऐसे कोई भी नियम, ऐसे कोई भी प्रथाएं, ऐसे कोई भी सिद्धांत, ठीक है, जो लेखांकन के हित रखने वाले सभी पक्षकारों द्वारा, लेखांकन के हित रखने वाले सभी पक्षकार मतलब लेखांकन के कुछ अपने पक्षकार होते हैं जो लेखांकन की चीजों में हित रखते हैं, जैसे कि आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा क्या होता है कि आपका स्वामी होता है, ग्राहक होता है, लेनदार होता है, देनदार होता है, ये सारे के सारे क्या लेखांकन से पक्षकार हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे पक्षकार जैसे प्रबंधक भी है, सरकार भी है, ये सब के सब, ठीक है, ये सभी पक्षकार अगर उसको मानते हैं, समान रूप से स्वीकार करते हैं, तो वही हमारा क्या होता है, समानता मान्य लेखांकन सिद्धांत कहते हैं। नाम से ही समझिए, सामान्य मान्य लेखांकन सिद्धांत, यानी जिसे समान रूप से लोग स्वीकार करें। कौन स्वीकार करें? जो लेखांकन के पक्षकार हैं, लेखांकन में जो हित रखने वाले पक्षकार हैं। जैसे मालिक को अपने लाभ हानि के लिए लेखांकन की आवश्यकता है, ठीक है, प्रबंधक को डेटा कलेक्ट करने के लिए लेखांकन की आवश्यकता है, लेनदार को जो है पैसा लेने के लिए लेखांकन की आवश्यकता पड़ता है, ऋणदाता को जो है ऋण देने के लिए लेखांकन की आवश्यकता हो सकता है, सरकार को टैक्स लगाने के लिए, सब्सिडी देने के लिए लेखांकन की आवश्यकता बन सकता है। तो ये सारे के सारे लोग जब सिद्धांतों और प्रथाओं को जब अपना लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं और उसी प्रथाओं और उसके आधार पर लेखापाल अपने लेखांकन करता है, तो वही हमारा क्या होता है, सामान्य मान लेखांकन सिद्धांत कहलाता है। यही बात यहाँ पे लिखा है। अब क्या बोला कि यह स्थिर प्रकृति के नहीं होते हैं, उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं, वैधानिक, आर्थिक एवं सामाजिक वातावरण से आवश्यकता अनुसार परिवर्तित होते हैं। यह बात हमने बोला भी, आपका लेखांकन सिद्धांत स्थिर नहीं है, एकदम फिक्स नहीं है कि इतना ही है, ये चेंज होता रहता है। किसके आधार पर ये चेंज होता है? उपभोक्ता की आवश्यकता के हिसाब से, कानून के हिसाब से, आर्थिक एवं सामाजिक वातावरण के हिसाब से इसमें चेंजेस होता रहता है। ठीक है, और समानता मान्य लेखांकन सिद्धांतों में लेखांकन की अवधारणाओं को शामिल किया जाता है, संकल्पनाओं, मान्यताओं, प्रथाओं, इन सभी को सम्मिलित करते हैं। ठीक है, और इसे कंपनी वित्तीय विवरणों में उपयोग करती है, और साथ ही साथ इसे जो है क्या करता है, एक कंपनी, एक व्यवसाय अपने वित्तीय विवरण में उपयोग करता है। अब ये क्या है? लेखांकन की अवधारणाएं, संकल्पनाएं, मान्यताएं, प्रथाएं, ये क्या है? ये ही हम लोग को आगे पढ़ना है, और यहां से ही हमारा मेन टॉपिक, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होता है। ठीक बात। जैसे सबसे पहला हम लोग बात करते हैं कि लेखांकन की आधारभूत अवधारणा या संकल्पना क्या है। ठीक है, अवधारणा को ही संकल्पना भी कहेंगे। ये क्या होता है, क्या होता है, देखिए। तो लिखा है कि लेखांकन की आधारभूत अवधारणाओं में उन शर्तों एवं मान्यताओं को सम्मिलित किया जाता है जिन पर लेखांकन विज्ञान आधारित है। यानी ये सबसे बेसिक स्ट्रक्चर है, लेखांकन की मान्यताओं का, सिद्धांतों का सबसे बेसिक स्ट्रक्चर है। इसी पर पूरा का पूरा लेखांकन का रूपरेखा, नियम कानून सब इसी पर आधारित है। ठीक बात, क्लियर है। और फिर क्या बोला है कि पृथक 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 विद्वानों ने अवधारणाओं को पृथक पृथक नामों से संबोधित किया है। जैसे जैसे क्या है, जैसे हमारा संकल्पना, स्वयं सिद्ध मान्यताएं आदि। ठीक है, संकल्पना हो गया और स्वयं सिद्ध मान्यताएं, स्वयं सिद्ध मान्यताएं आदि, इस नाम से जो है इन्होंने जो है सम्मिलित क्या, इसको क्या है बताया हुआ है। अब ये होता है कि स्वयं सिद्ध है, इन्हें सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं आधारभूत अवधारणा को, और यही आधारभूत अवधारणाएं जो है जिन पर पूरा सिद्धांत टिका हुआ है। ठीक है, अब वो कौन कौन से हैं? तो उसमें बहुत ढेर सारे अवधारणा है। जैसे सबसे पहला अस्तित्व अवधारणा। ठीक है, अब अस्तित्व अवधारणा क्या कहता है? इसे हम लोग पृथक अस्तित्व की अवधारणा भी कहते हैं। अस्तित्व अवधारणा को हम लोग ये भी कहते हैं पृथक अस्तित्व की अवधारणा। सारे पॉइंट्स बड़े बड़े हैं, हम पूरे पॉइंट्स को आपको समझा देते हैं अच्छे तरीके से, फिर उसके बाद आप लोग को नोट्स मिलेगा तो आप लोग पढ़ दीजिएगा। ठीक है, पृथक अस्तित्व की अवधारणा। अब ये होता क्या भाई? अब ये होता यह है कि हमारा जो व्यापार है और व्यापार का स्वामी, ये दोनों अलग अलग हैं। ठीक है,
जैसे ये व्यापार का स्वामी है ए है और इसका व्यापार है ए एंड कंपनी, ये दोनों अलग अलग है और लेखांकन में दोनों अलग अलग एंटिटी अलग अलग अस्तित्व की तरह प्रयोग किया जाता है। इसी वजह से, इसी अवधारणा की वजह से जो ये लेखांकन मतलब व्यवसाय का जो स्वामी होता है, ये व्यवसाय में जो पैसा लगाता है यानी पूंजी, वो इसके पास, ठीक है, किसके पास, अपने व्यवसाय के पास दायित्व की तरह रहता है कि भाई हमें जो है अपने मालिक को वो पैसा उसको लौटाना है, ठीक है, दायित्व की तरह रहता है। और जब हमारा ये इसमें से पैसा निकालता है जिसे हम लोग कहते हैं ड्रॉइंग्स यानी आहरण, ठीक है, आहरण करते हैं, तो ये इसके पास ये रहता है कि हमने अपने मालिक को लोन दिया है, इस तरह से ये लेता है। बात समझे? तो हमारा क्या है कि पृथक अस्तित्व अवधारणा ये कहता है कि व्यापार का मालिक और व्यापार ये दोनों अलग अलग अस्तित्व रखते हैं और हमें लेखांकन किसके नजरिए से करना रहता है, तो हमें लेखांकन अपने व्यापार के नजरिए से करना रहता है। और इसी अवधारणा की वजह से पूंजी जो है व्यापार पे दायित्व की तरह होता है। ठीक बात समझ में आया? यही चीज यहां पे लिखा हुआ है पूरी तरह से, अगर पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। लेखांकन में व्यवसाय का अस्तित्व उसके स्वामी या प्रबंधक से पृथक एवं स्वतंत्र होता है। ठीक है, लेखांकन के लिए व्यवसाय स्वयं में एक पृथक इकाई होता है। जब कोई व्यक्ति व्यापार में अपनी पूंजी लगाता है तो व्यवसाय के लिए दायित्व मानी जाती है। इसी प्रकार उस व्यक्ति द्वारा निजी कार्यों के लिए व्यवसाय से राशि निकाले जाने पर उसे पूंजी में कमी माना जाता है, इससे व्यवसायिक दायित्व में कमी आती है। इस प्रकार अस्तित्व अवधारणा में वित्तीय सूचनाएं व्यवसाय के स्वामी की गतिविधियों से संबंधित न होकर के व्यवसायिक सत्ता की गतिविधियों से संबंधित होता है। मतलब जो भी लेन देन होता है वो व्यापार के स्वामी से संबंधित नहीं होता बल्कि व्यापार से संबंधित होता है, उसके हिसाब से हम लोग लेखांकन करते हैं। ठीक बात, और यही बात यहाँ पर लिखा है। इस अवधारणा के अनुसार व्यवसायी को व्यवसाय में लगी पूंजी की सीमा तक ही व्यवसाय का लेनदार माना जाता है, और इसी अवधारणा के अनुसार पूंजी को दायित्व माना जाता है। और कितना हमारा व्यवसाय, जैसे हमने ए एंड कंपनी में 10 लाख रुपए की पूंजी लगाया है, मेरा कंपनी है ए एंड कंपनी, तो ए एंड कंपनी के लिए मेरे ऊपर दायित्व कितना है? बस 10 लाख के ऊपर उसका मेरे लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, बस 10 ही लाख तक रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस व्यवसाय का। ठीक है, तो लेखांकन इसी तरह किया जाता है। पहला, व्यवसाय और व्यापार के मालिक को अलग अलग मान करके, और हम लोग व्यापार के लिए लेखांकन करते हैं। ठीक बात। दूसरा उदाहरण क्या है? दूसरा है मुद्रा मापन की उदाहरण। अब देखिए, मुद्रा मापन की उदाहरण बड़ा सिंपल सी बात है। यह बोलता है कि हम लोग लेखांकन में केवल उन्हीं चीज को शामिल करेंगे जिसे मुद्रा में नापा जा सके। ठीक है, सिंपल सी बात है। इसका मतलब पूरा का पूरा अवधारणा का मेन आधार है क्या? कि उन्हीं सौदों को लिखना। ठीक है, उन्हीं सौदों का लेखा जो मुद्रा में व्यक्त हो। ठीक है, जो मुद्रा में व्यक्त हो, बस यही इसका मतलब है। पूरा लेखांकन में उन्हीं सौदों एवं घटनाओं को लिखेंगे जो मुद्रा में बताया जा सकते, जिसे मुद्रा में नहीं बताया जा सकता तो उसे नहीं लिख सकेंगे। ठीक है, जैसे किसी को चोट लगता है, चोट के दर्द को मुद्रा में नहीं लिख सकते हैं, है ना बात। लेकिन हमारा चोट में जो मलहम पट्टी में जो खर्च हुआ उसको हम लोग लिख सकते हैं, है ना बात, जो मलहम पट्टी में हम लोग का खर्च हुआ। क्लियर बात। तो इसी तरह से भावनाओं को हम व्यवसाय में कोई स्थान नहीं है क्योंकि उसे मुद्रा में व्यक्त नहीं कर सकते, लेकिन बाकी चीजों को लिख सकते हैं जिन जिन चीजों को मुद्रा में व्यक्त किया जा सकता है। यही इसका मतलब है। तो यहां पर क्या बोला है, लिखा है कि इस अवधारणा के अनुसार समस्त लेन देन एवं घटनाएं मुद्रा में मानी जानी चाहिए। लेखांकन में केवल उन्हीं लेन देनों एवं घटनाओं का अभिलेख किया जाता है जिसका मापन मुद्रा में संभव हो। जिन तथ्यों को मौद्रिक मूल्य नहीं लिखा जाता था वो लेखांकन की दृष्टि से उनका कोई महत्व नहीं है, चाहे यह तथ्य कितना ही महत्वपूर्ण क्यों ना हो। 50 क्विंटल, जैसे यहां पर जैसे हो गया, जैसे 50 क्विंटल अनाज खरीदा, 10 टीन तेल खरीदा, 20,000 वर्ग फीट का प्लॉट खरीदा, 10 कमरों वाला जो है भवन खरीदा, 2 कंप्यूटर खरीदे, 5 टेबल एवं 20 कुर्सियां खरीदी। इन सभी का लेखांकन तभी संभव है जब इनका मूल्य मुद्रा के रूप में व्यक्त किया जा सके। अगर मूल्य है तभी लेखांकन होगा, वरना नहीं होगा। चाहे कितना भी इंपॉर्टेंट वो तथ्य क्यों ना हो, मूल्य में बताया जा सकता है तभी लिखेंगे, वरना नहीं लिखेंगे। कोई कर्मचारी व्यापार के लिए जो है ना काम कर रहा है, ठीक है, वो कितना लगन से काम कर रहा है, कितना आगे बढ़ा रहा है व्यापार को, वो उससे मतलब नहीं, उससे कितना सैलरी दिया जा रहा है काम के बदले, बस उसी चीज को लिखा जाएगा। बात समझे? उसके मेहनत को, उसके सोच को, उसके पूरे टैलेंट को कोई महत्व नहीं दिया जाएगा, उसके गुण को कोई महत्व नहीं दिया जाएगा, बल्कि वो क्या करे जाएगा, उसको जितना सैलरी दिया जाएगा बस उसी को लिखा जाएगा। ठीक बात। यही हमारा क्या है, मुद्रा मापन की अवधारणा है। फिर नेक्स्ट क्या है, चालू व्यवसाय की अवधारणा या निरंतरता संबंधी अवधारणा। अब ये क्या कहता है, ये बोलता है, यह अवधारणा ये बोलता है कि हमारा लेखांकन में इस तरह से हमें लेखा करना चाहिए कि हमारा व्यापार जिंदगी भर चलेगा, आजीवन चलेगा, चलता रहेगा, इसका अंत का कोई सीमा नहीं है। और आप खुद ही सोचिए, आप खुद व्यापार स्टार्ट करते हो, कभी ये सोच के स्टार्ट करेंगे क्या कि 1 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद बंद हो जाएगा? नहीं ना। हम लोग जब व्यापार चलाते हैं तो यही सोचते हैं कि हमारा व्यापार चलता जाएगा, है कि नहीं बात, लगातार चलता जाएगा इस हिसाब से। तो यही चालू व्यवसाय की अवधारणा यही कहता है कि हमारा व्यवसाय जो है कभी बंद नहीं होगा, ये निरंतर चलेगा। और इसी अवधारणा की वजह से हमारे व्यापार में समायोजन के लेखे करते हैं। ठीक है, निरंतर व्यापार चलेगा। ठीक है,
कभी बंद नहीं होगा। और इसी अवधारणा की वजह से हमारे लेखांकन के अंदर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग समायोजन करते हैं, समायोजन की प्रविष्टियां करते हैं। क्यों? क्योंकि समायोजन क्या होता है ना कि साल के अंत में कोई चीजें छूट जाती है तो उसको लिख लेते हैं। इसीलिए लिख रहे हैं ना क्योंकि हमें पता है कि अगले साल भी हम अपना व्यापार चलाएंगे, हमें पता है। हम उन चीजों को भी लिख देते हैं भविष्य में हो जाएगा, होने वाला है, जिनका मान लीजिए किसी चीज को भविष्य में भुगतान करना हम लिखेंगे, कहीं से भविष्य में पैसा मिलना हम लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हमारा व्यापार चलता रहेगा, वो मिलेगा, हमें उसे देना है। ठीक है, ये चालू व्यवसाय की अवधारणा की वजह से ही है। और इसी अवधारणा की वजह से क्योंकि हमारा व्यापार चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, तो भाई हमें अपना लाभ हानि कैसे निकलेगा? तो इसी अवधारणा की वजह से हम लोग जो है लाभ हानि के लिए 1 वर्ष की अवधि बना देते हैं, जिसे हम लोग लेखांकन वर्ष कहते हैं, जो 1 अप्रैल से 31 मार्च का होता है। ठीक बात, यही बात है। अब इसमें है क्या लिखा है कि इस अवधारणा के अनुसार लेखा पुस्तकों में व्यवहारों को लेखांकन इस मान्यता के आधार पर किया जाता है कि व्यवसाय सतत रूप से अनिश्चित काल तक चलता रहेगा, भाई चलता जाएगा। ठीक है, इसका आशय कदापि यह नहीं है कि व्यवसाय स्थायी एवं अमर है। अब ये भी नहीं कि चलता जाएगा चलता जाएगा चलता है, मतलब ये व्यवसाय जिंदगी भर चलेगा, मतलब स्थायी एवं अमर है। ठीक है, ऐसा भी नहीं भाई, क्योंकि कभी ना कभी हर चीज का अंत होता है, व्यापार का भी होगा। लेकिन व्यापार का लेखांकन में इसी तरह हम लोग लेके चलेंगे कि वो चलता जाएगा। ठीक है, क्योंकि अंत का हमें डेट नहीं पता है। जब तक व्यवसाय के समापन की स्थिति उत्पन्न नहीं होती तब तक जो है यह माना जाता है कि व्यवसाय दीर्घकाल, ठीक है, दीर्घकाल तक चलता रहेगा। वह वर्तमान योजनाओं की पूर्ति तथा दायित्वों के भुगतान में सक्षम है। व्यवसाय की ना तो इच्छा है और ना ही आवश्यकता है कि उसका समापन किया जाए अथवा उसकी गतिविधियों को सीमित किया जाए। ठीक है, व्यापार कभी नहीं चाहता, व्यापार की इच्छा कभी नहीं होगी कि वो जो है समाप्त हो या फिर उसको गतिविधियों को सीमित किया जाएगा। इसमें व्यवसाय की आर्थिक स्थिति खराब होने अथवा निकट भविष्य में बंद होने की संभावना होने पर भी लेखांकन के समय यह मान्यता रखी जाती है कि व्यवसाय अनिश्चित काल तक जो है निरंतर चलता रहेगा। अगर ये हो रहा है कि व्यवसाय की स्थिति खराब हो रही है, आर्थिक स्थिति खराब हो रही है, तब तक लेखांकन करें जब तक बंद ना हो जाए। ठीक है, हम लोग हमेशा लेखांकन करेंगे, ये सोच के नहीं लेखांकन करना बंद कर देंगे कि अब तो व्यापार बंद होने वाला है, अब तो नहीं चलेगा, नहीं, जब तक व्यापार चलता रहेगा तब तक लेखांकन होगा। और यही अवधारणा है जो आपका समायोजनाओं को करने पे जो है कारण बनता है। समायोजनाएं जो अगले वर्ष की लेन देन है वो हम लोग लिखते हैं, क्यों? क्योंकि हमें पता है कि अगले वर्ष भी व्यापार चलेगा। ठीक बात, क्लियर है? नेक्स्ट बात नेक्स्ट बात है लागत अवधारणा। अब देखिए, लागत अवधारणा ये कहता है कि हम लोग व्यापार में जिन भी संपत्तियों को लिखते हैं, ठीक है, उन्हें हम उनके लागत पर लिखें, उन्हें हम उनके लागत पर लिखें। ठीक है, लागत पर लिखना किसको? संपत्तियों आदि को। मतलब क्या है कि जितने रुपए में आपने जब खरीदा है उसी रुपए के आधार पर हम लोग संपत्तियों को लिखेंगे। जैसे अगर हम किसी संपत्ति को 10,000 में खरीदे हैं, अब उसे 10,000 के आधार पर हम लेखा पुस्तकों में डालेंगे। अब नहीं कि 2 साल बाद उसका मूल्य जो है मान लीजिए बढ़ के 15,000 20,000 हो गया, तो अब 15-20,000 नहीं लिखना है उसको 10,000 के हिसाब से वैल्यूएशन करते हुए हम लोग हरास लगाते हुए चलेंगे। 15,000 हो गया तो हम लोग 15,000 नहीं कर देंगे, या अगर घट भी गया एक अचानक तो हम लोग घटा भी नहीं देंगे। हम लोग संपत्तियों में दायित्वों को जिस मूल्य पे लिखे हैं, जिस दौरान जिस समय खरीदे थे, जिस लागत पे हमने उसको खरीदे थे, उस लागत पे उसको लिख दिए, अब उसी के आधार पे वो चलता रहेगा। ठीक है, तो स्थायी संपत्तियों का लेखा इस अवधारणा के अनुसार यही है कि स्थायी संपत्तियों का लेखा क्या होता है? लागत मूल्य पर होता है। ठीक है, लागत मूल्य पर होता है, जितने में उनको खरीदा गया उसी पे उनको लिखा जाता है। यही बात यहाँ पर लिखा है। ठीक है, इस अवधारणा के अनुसार समस्त स्थायी संपत्तियों का लेखांकन उनके लागत मूल्य पर अथवा क्रय पर किया जाना चाहिए। क्रय पर किया जाना चाहिए, यानी जितने रुपए में खरीदे उतने पे किया जाना चाहिए। ठीक है, लेखांकन के समय उसके वर्तमान मूल्य अथवा प्रतिस्थापन मूल्य पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। वर्तमान मूल्य यानी अभी क्या मूल्य है, या प्रतिस्थापन करते समय जब उसको प्रतिस्थापन मतलब जब उसे चेंज किया जाएगा उस समय क्या मूल्य है, उसको ध्यान नहीं रखा जाना चाहिए। ठीक है, आगामी वर्षों में स्थायी संपत्तियों पर ह्रास उसके क्रय मूल्य अथवा लागत मूल्य पर ही अभिलिखित किया जाना है। जो ह्रास लगता है संपत्ति के मूल्य में कमी, वो भी कौन से मूल्य पर लगेगा? वो भी आपका उसी मूल्य पर लगेगा जो लागत मूल्य है। ठीक है, फिर क्या बोला कि इस अवधारणा में संपत्ति जिस मूल्य पर प्राप्त की जाती है उसका लेखा उसी मूल्य पर किया जाता है, तथा ऐसी वस्तुएं या सेवाएं जिन्हें प्राप्त करने की कोई लागत न हो उन्हें लेखा पुस्तकों में प्रदर्शित नहीं किया जाता। ये भी याद रखिएगा, अगर आप जो है कुछ ऐसे वस्तु को प्राप्त करें, कुछ ऐसी सेवा को प्राप्त करें जिसके लिए आपने कुछ भी खर्चा नहीं किया, तो उसे लेखांकन में शामिल ही नहीं करेंगे, है ना बात? क्योंकि हमने क्या बोला, लेखांकन मुद्रा के आधार पर चलता है। जिस चीज को संख्या में व्यक्त किया जाता है, अंकों में व्यक्त किया, उसी के आधार पर चलता है। अब ऐसा चीज आप प्राप्त करें जिसमें पैसा आया गया है ही नहीं, मुद्रा पे प्रभाव ही नहीं पड़ा, तो हम लोग उससे लेखांकन की विषय वस्तु ही नहीं मानेंगे। जैसे यहां पर बोला है, जैसे तकनीकी कुशलता में वृद्धि। अब तकनीकी कुशलता बढ़ गया, अब उसे हम लोग मुद्रा में थोड़ी ना माप सकते, ये तो क्वालिटी है। और लेखांकन में गुणों को लिखा ही नहीं जा सकता, भावनाओं को लिखा ही नहीं जा सकता, है ना बात? अब तकनीक बढ़ा, उसका मूल्य हम निकाल ही नहीं सकते हैं, उसका मूल्य हम बता ही नहीं सकते, इसलिए लेखांकन की विषय वस्तु नहीं है ना बात? क्लियर है?
और अगर हम इस तकनीक को लेने के लिए, जैसे मान लीजिए हम कोई तकनीक चेंज कर रहे हैं और उसको एब्डॉर्ब करने के लिए, उसको अपने पास लेने के लिए हम अगर कुछ पेमेंट कर रहे हैं, तो वो पैसा अगर हम दे दिए तो उस चीज को फिर हम लोग लेखांकन में लिखेंगे। ठीक बात क्लियर है? तो यही बात यहां पर बता रहा है कि जिसका लागत होगा उसी को हम लोग लेखांकन में शामिल करेंगे, लेकिन लागत नहीं होगा तो लागत हम लोग लेखांकन में शामिल नहीं करेंगे। यही लागत अवधारणा करता है। नेक्स्ट बात हमारा क्या है? द्विपक्षीय अवधारणा। द्विपक्षीय अवधारणा यही कहता है कि हम लोग लेखांकन में जब भी सौदे करते हैं तो ये हमारा होता है कि हर सौदों के दो पहलू में लेखा होता है। एक पक्ष डेबिट कहलाता है और फिर दूसरा पक्ष होता है, दूसरा पक्ष क्रेडिट कहलाता है। सभी सौदे, जब भी कोई भी व्यवहार होगा तो हमेशा दोनों पक्ष पे प्रभाव पड़ेगा। एक खाता को डेबिट करते हैं, एक खाता को क्रेडिट करते हैं। ये हमारा द्विपक्षीय अवधारणा है, इसमें यही चीजें होता है। ठीक है, और इसी अवधारणा के आधार पर हमारा जो है लेखांकन समीकरण बना है, जिसे हम लोग कहते हैं संपत्तियां इक्वल टू देयता प्लस पूंजी। संपत्तियां वो डेबिट पक्ष को दर्शाता है और देयता प्लस पूंजी जो है ये हमारा क्रेडिट पक्ष को दर्शाता है। और हमारा हमेशा डेबिट और क्रेडिट क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक बात? तो यही हमारा जो है क्या है? यही हमारा जो है द्विपक्षीय अवधारणा कहता है कि हर सौदों के दो पहलू होते हैं, एक पहलू को डेबिट और दूसरे पहलू को क्रेडिट किया जाता है। ठीक बात? यह अवधारणा है। नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट हमारा उपार्जन अवधारणा। अब उपार्जन अवधारणा क्या बोलता है कि हम लोग लेखांकन में उन्हीं चीजों को शामिल करते हैं, उन्हीं चीजों को लिखते हैं जो हमें उपार्जित हो चुका है, जो हमें मिल चुका हो। ठीक बात? इसके बारे में समझिए क्या बोला है कि इसे लागत एवं आगम के अनुरूपता की अवधारणा अथवा प्रयत्न एवं प्राप्तियों की अवधारणा भी कहा जाता है। इसका दो नाम और है। यह अवधारणा नगद वसूली अथवा नगद वसूल करने के अधिकार तथा नगद भुगतान अथवा नगद भुगतान के वैधानिक दायित्व के मध्य आगम अथवा व्यय के संदर्भ में अंतर स्थापित करती है। ठीक है, यानी क्या है कि आपने जो है आपको पैसा वसूल हो गया, मिल गया हो, या फिर मिलने का वैधानिक दायित्व जो है अधिकार प्राप्त हो गया हो। जैसे एक तो आपको डायरेक्ट कैश मिल गया है, या फिर आपने किसी को माल बेच दिया, वो आपको देगा ही देगा। ठीक है, ये बात हो गया। और फिर क्या है, या तो आपने किसी को भुगतान कर दिया हो, या भुगतान करने का वैधानिक आपको जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल गया हो, दायित्व मिल गया हो कि आपको देना ही देना है। तो इन्हीं दोनों को हम लोग लेखांकन में शामिल करेंगे, और इन दोनों को लेखांकन में शामिल करने के बाद अपने कुल आगम और कुल व्यय इन दोनों का तुलना करते हैं। यही हमारा क्या करता है? उपार्जन अवधारणा करता है। ठीक है, तुलना करता है। तुलना करके क्या करेंगे भाई? तुलना करके अपने व्यापार का परिणाम ज्ञात करेंगे, अपने व्यवसाय का परिणाम ज्ञात करेंगे। यही हमारा ये अवधारणा है। ठीक है, प्रत्येक व्यवसाय एक निश्चित अवधि के पश्चात व्यापारिक परिणाम की जानकारी प्राप्त करना चाहता है। यह परिणाम एक निश्चित अवधि के आगम, यानी जितना भी आपने पैसा कमाया है, कि उस निश्चित अवधि में हुए व्यय, यानी जितना भी आपने उसका खर्च किया है, से तुलना कर किए जाते हैं। और ये तुलना करने का बात किससे आता है? उपार्जन अवधारणा के आधार पर होता है, चाहे उसका नगद भुगतान या प्राप्ति हुई हो अथवा ना हुई हो। अब ये जरूरी नहीं कि नगद हो ही जाए। हमने क्या बोला कि नगद हो गया तो भी लिखते हैं, और होने का जब दायित्व बन जाता है, वैधानिकता आ जाती है, तब भी लिखते हैं। ठीक है, तो यही उपार्जन अवधारणा है जिसके आधार पर हम लोग अपना उचित परिणाम निकाल पाते हैं। ठीक बात, अपने लेखांकन का। नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट हमारा है मिलान अवधारणा। मिलान अवधारणा भी एकदम सेम टू सेम ऐसा ही है उपार्जन अवधारणा की तरह। इसमें भी हम लोग आय और व्यय का मिलान करने की बात हो जाता है। मिलान अवधारणा क्या है? लाभ हानि ज्ञात करने के लिए लाभ या हानि ज्ञात करता है। ठीक है, और कैसे ज्ञात करता है? तो इसके आधार पर उसको ज्ञात किया जाता है कैसे? अपना कुल आय, ठीक है, कुल आय और व्यय की तुलना, और व्यय की तुलना यानी मिलान, इसके जरिए ये करता है। ठीक बात। बोला क्या कि लेखांकन का मुख्य उद्देश्य शुद्ध परिणाम ज्ञात की जानकारी प्राप्त करते हैं। इस अवधारणा के अनुसार एक निश्चित अवधि में अर्जित आगम, यानी जितना भी आपने कुल कमाया, और तथा उस आगम के लिए किए गए व्यय, ठीक है, का मिलान शुद्ध परिणाम जानने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसमें अवधि विशेष के लिए लाभ हानि की गणना के लिए उस अवधि की समस्त आय उसके बदले रोकड़ प्राप्त हुई हो अथवा ना हुई हो, जो वसूली अवधारणा का आधार बनता है। ठीक है, तथा समस्त व्यय चाहे उसका भुगतान रोकड़ में किया गया हो अथवा ना किया गया हो, का अभिलेख आवश्यकता है। ठीक है, क्या का अभिलेख की आवश्यकता है। ठीक बात, यानी इन सभी चीजों को इसके अंदर लिखा जाता है, एकदम उपार्जन अवधारणा की तरह ही इसमें कि सारी चीज को लिखते हैं, फिर उसके बाद आय व्यय का तुलना करके हम लोग शुद्ध लाभ और शुद्ध हानि ज्ञात करते हैं। ठीक बात। फिर नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हमारा अवधि अवधारणा। अब अवधि अवधारणा क्या बोलता है? अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारा व्यवसाय निरंतर चलता रहता है, यही पढ़ा था ना हमने व्यवसाय की निरंतरता वाला पे, गोइंग कॉन्स्टेंट जिसको कहते हैं, जो व्यापार निरंतर चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, जिसे हम लोग चालू व्यवसाय की अवधारणा कहते हैं, है ना बात। अब ऐसे कंडीशन में जब चालू व्यवसाय है तो हम लोग व्यवसाय का परिणाम कैसे निकालें? तो हमने नहीं बताया कि इसी वजह से लेखांकन वर्ष बनाया जाता है। तो यही बता रहा है लेखांकन की अवधि अवधारणा। ये कहता है कि हमारा व्यापार का जीवन तो अनिश्चित है, अनिश्चितकालीन है, बहुत दीर्घकाल है। तो इस दीर्घकाल के जीवन को हम लोग कई टुकड़ों में, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं। और जनरली किस में बांटा जाता है? तो जल्दी एक वर्ष में बांटा जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? जिसे हम लोग लेखांकन वर्ष कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग व्यापार के परिणाम ज्ञात करने के लिए एक वर्ष का अवधि बना लेते हैं, जिसे लेखांकन वर्ष कहते हैं, और उसी
एक वर्ष के समस्त आय और समस्त व्यय का तुलना करके हम लोग सारे के सारे परिणाम ज्ञात करते हैं, अपने व्यापार की स्थिति ज्ञात करते हैं, सब चीज उसी समय पे ज्ञात किया जाता है। ये हमारा अवधि अवधारणा बोलता है। ठीक बात। फिर इसके बाद क्या कहता है, फिर इसके बाद हमारा रूढ़िवादिता अवधारणा। अब देखिए रूढ़िवादिता अवधारणा क्या है, उसके लिए आपको रूढ़िवादी शब्द समझना पड़ेगा। रूढ़िवादी वो लोग होते हैं जो एकदम सुरक्षा को ध्यान में रखते हैं, अपने सत्ता को नहीं खोना चाहते हैं, चारों तरफ से एकदम जो है क्या करते हैं, किलाबंदी कर देते हैं, घबराते हैं, भाई हमको डर है कि हमारा सत्ता ना चले जाए, हमारा जो है चीजों में हमें नुकसान हो जाए, तो नुकसान से बड़ा बचना चाहते हैं, कभी नुकसान नहीं चाहते हैं। ठीक है, ऐसे लोग रूढ़िवादी होते हैं। तो इसी वजह से रूढ़िवादी अवधारणा में क्या होता है कि इसी प्रकार का सोच होता है। क्या सोच होता है, वो बोलता है कि भावी हानियों को लिखो। ठीक है, भावी हानि या व्ययों को लिखो और व्ययों को लिखा जाता है। ठीक है, व्ययों को लिखा जाएगा, परंतु भावी लाभ और आय नहीं लिखेंगे। ठीक है, ये रूढ़िवादी लोगों का जो नियम है। ठीक बात, यानी रूढ़िवादिता की अवधारणा है। यह अवधारणा करता है कि आपको भावी यानी भविष्य में होने वाले हानि या खर्चों को लिख दीजिए। क्यों लिख दीजिए, इसलिए लिख दीजिए कि अगर हो गया तो भी आप पहले से ही तैयार थे, लिख दिया है, और अगर नहीं हुआ तो आपको फायदा हो गया, क्योंकि आपने तो उसके लिए तो बढ़िया से प्रोविजन बना के चले थे, है कि नहीं बात, तो आपके लिए लाभ हो जाएगा। तो इसीलिए उसको लिखना एकदम कंपलसरी बना दिया ताकि आपको सुरक्षा महसूस हो। ठीक है, दूसरा बोल रहा है कि परंतु भावी लाभ और आय को मत लिखो। अब क्यों नहीं लिखा, अब बोल रहा है, यही अवधारणा बोला कि आपको भविष्य के लाभ और हानि को, लाभ और आय को नहीं लिखना है। क्यों, क्योंकि अगर भविष्य के लाभ और आय को आपने लिख दिया और मान लीजिए हो गया तो अच्छी बात है कि भाई आपने लिखा था, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर नहीं हुआ वो लाभ या आय, तो फिर क्या होगा, आपको नुकसान हो जाएगा, क्योंकि आप उसके आधार पर अपने बिजनेस को लेकर चल रहे थे कि भविष्य में हमें पैसा मिलना है, तो नुकसान होगा कि नहीं, और नहीं मिलेगा तो है ना बात। तो यही रूढ़िवादी लोग बोलते हैं कि आपको व्यापार इस तरह से चलाना है जिसमें भावी हानि और व्यय को लिखना है और भावी आय और लाभ को नहीं लिखना है। ठीक बात, क्लियर है, ये रूढ़िवादी अवधारणा हो गया। नेक्स्ट हमारा क्या है, वसूली अवधारणा। अब वसूली अवधारणा क्या बोलता है कि हम लोग किस चीज को कैसे लिखा जाता है, तो देखिए इस अवधारणा के अनुसार कोई भी आय उस समय अर्जित अथवा वसूल हुई मानी जाती है जब वसूल हो जाए अथवा उसका वसूल होना सुनिश्चित हो जाए। यानी वसूली अवधारणा तब कहता है कि आप तब तक अपने आय को मत लिखिए जब तक कि वो आय आपको या तो वसूल ना हो गया हो, यानी प्राप्त ना हो गया हो, या तो प्राप्त होना सुनिश्चित ना हो जाए। अब सुनिश्चित कैसे होगा, तो देखिए वसूल होना तब सुनिश्चित माना जाता है जब वस्तु या सेवा का हस्तांतरण ग्राहक को हो जाए। वसूल होना तभी माना जाएगा जब आपने आपको आय कब मिलेगा भाई, जब आप उस आय के लिए पैसा या फिर सेवा या फिर वस्तु दे दिए हो। यानी किसी ने आपको बोला कि हमें माल दो, ठीक है, 10,000 रुपए का माल खरीदने आया, तो आप उसे 10,000 रुपए का माल ट्रांसफर कर चुके हैं, तभी माना जाएगा कि आपने 10,000 का माल बेचा है ना बात, तभी वो माना जाएगा, तभी आप लिखेंगे। लेकिन वो बोलेगा 10,000 का रुपए का माल चाहिए और आप अभी तक माल हस्तांतरित नहीं किए, तो पहले से ही नहीं लिख लेंगे कि भाई उसने ऑर्डर किया और आप लिख दिए। तो यही अवधारणा जो कहता है कि केवल क्रय आदेश की प्राप्ति से आय वसूल नहीं मानी जाती है। आदेश का, इसी वजह से आदेश का लेखा नहीं होता, याद रखिएगा, आदेश का लेखा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि आदेश होना से पैसा मिल गया ये सुनिश्चित नहीं है। ठीक है, जब तक माल या सेवा का हस्तांतरण ना हो जाए तब तक हम लोग उसे नहीं लिखेंगे। क्लियर बात, तो ये हमारा वसूली अवधारणा कहता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, सत्यापन योग्य बाह्य प्रमाण की अवधारणा। अब देखिए सत्यापन योग्य बाह्य प्रमाण की अवधारणा क्या बोलता है कि हम लोग लेखांकन में जब भी किसी भी सौदों को लिखते हैं तो हम लोग उस सौदों को प्रमाणित करने के लिए बाहर एक क्या करते हैं, हम लोग बाहर एक प्रमाणक तैयार करके रखे रहते हैं, एक प्रमाणक, एक दस्तावेज बना करके रखे रहते हैं, एक डॉक्यूमेंट बना के रखते हैं जिसके तहत वो सौदे प्रूफ होते हैं। जैसे हम लोग जब क्रय करते हैं तो हमें क्रय करने के बाद एक रसीद मिलता है, वो हमारा प्रमाणक के तौर पे हो सकता है, मूल प्रलेख के तौर पे हो सकता है। जब हम लोग बेचते हैं तो हम लोग रसीद काट के देते हैं तो उसकी कार्बन कॉपी होता है हमारे पास, वो हमारा प्रमाणक या मूल प्रलेख के तौर पे हो सकता है ना बात। तो लेखांकन में जब भी सौदों एवं घटनाओं को लिखा जाता है तो उसके लिए या तो प्रमाणक या तो कोई दस्तावेज बनाकर रखा रहता है। यही हमारा बोलता है सत्यापन योग्य बाह्य प्रमाण की अवधारणा। ये निश्चित ये जरूरी है। जिस भी सौदों के प्रलेख नहीं है, जिस भी सौदों के प्रमाणक नहीं है, उन सौदों को हम लोग लेखांकन में नहीं लिख सकते। ठीक बात, क्लियर है। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, तो नेक्स्ट हमारा बोलता है पूर्ण प्रकटीकरण की अवधारणा।
पूर्ण प्रकटीकरण की अवधारणा क्या करता है कि हमारे लेखांकन में हम लोग क्या करते हैं, सभी चीजों को लिखते हैं, हर जरूरी से जरूरी बातों को लिखते हैं, किसी भी चीज को छोड़ते नहीं, ठीक है। सभी तथ्यों का उल्लेख लेखांकन में क्या किया जाता है, सभी तथ्यों का उल्लेख किया जाता है, सभी तथ्यों को लिखा जाता है। किसी भी तथ्य को, किसी भी घटनाओं को हम लोग जो है छुपा नहीं सकते हैं, ठीक है। किसी भी तथ्य, किसी भी घटना को हम लोग छुपा नहीं सकते हैं, उसको ऐसा नहीं कि नजरअंदाज करते हैं। और इसी वजह से, इसी पूर्ण प्रकटीकरण की अवधारणा की वजह से हम लोग क्या करते हैं, संभाव्य दायित्व को लिखते हैं, ठीक है। संभाव्य, बात समझे, हाँ, इसी की वजह से हम लोग संभाव्य दायित्व को जो है अपने लेखांकन में शामिल करते हैं। और संभाव्य दायित्व जो होता है ना, वो एक्चुअल दायित्व नहीं, इसलिए बैलेंस शीट के अंदर नहीं जाता। बैलेंस शीट आप बनाना सीखेंगे क्लास 11th में, 11th में मतलब आगे चल के जो है फाइनल अकाउंट वाले चैप्टर में, है ना बात। वो बैलेंस शीट के अंदर नहीं लिखा जाता, बल्कि बैलेंस शीट के नीचे जहां पे वो खत्म हो जाता है, नीचे एक फुट नोट करके लिखा जाता है कि हमारे बिजनेस में इतना संभाव्य दायित्व है। यही पूर्ण प्रकटीकरण की अवधारणा बोलता है कि आपको जो है हर चीजों को लिखना है, हर चीजों को लेखांकन में शामिल करना है, किसी भी चीज को लेखांकन में छोड़ना नहीं है। इसी तरह से लेखांकन होना चाहिए, ठीक है। और संभाव्य दायित्व होते हैं कि संभाव्य दायित्व ऐसे दायित्व हैं जो भविष्य में आपके दायित्व बन सकते हैं। जैसे आपने किसी लेनदार का भुगतान कर दिया था, ठीक है, लेकिन वो लेनदार बोलेगा नहीं आपने भुगतान नहीं किया, ठीक। और आपका ये बातचीत होते होते बहस हो गया, और बहस होकर जाके मान लीजिए वाद विवाद हो गया, मुकदमा हो गया, ठीक है, बात न्यायालय तक चली गई। अब जब बात न्यायालय तक चली जाएगी तो न्यायालय का फैसला आपके पक्ष में भी आ सकता है, आपके विपक्ष में भी आ सकता है। अगर आपके पक्ष में आता है तो आपको फिर 10,000 रुपए का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर आपके विपक्ष में आता है तो आपको फिर से वो पैसा भुगतान करना पड़ेगा, है ना बात। तो इसीलिए जब तक मुकदमा चलता है तब तक वो पैसा आपका संभाव्य दायित्व के रूप में लिखा जाएगा कि भाई इतना संभाव्य दायित्व हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। क्लियर बात। तो यही हमारा पूर्ण प्रकटीकरण की अवधारणा बताता है कि हमें हर चीज को पूर्ण प्रकट करना है, हर चीज को जो है लिखना है, किसी चीज को छोड़ना नहीं है। फिर अगला सारता की अवधारणा। सारता की अवधारणा को बोला जाता है पूर्ण प्रकटीकरण की अवधारणा का उल्टा। जैसे उसमें बोला कि सभी चीजों को लिखो, छोटे से छोटे बातों को लिखो, या यह क्या कर रहा है कि जो महत्वहीन चीजें उसको छोड़ दो, महत्वहीन चीजों का लेखा ना करो, ठीक है। ये इस प्रकार से बोला है। क्या लिखा है, इस अवधारणा के अनुसार सारहीन अथवा महत्वहीन मदों को बिल्कुल ही छोड़ दिया जाना चाहिए, अथवा अन्य मदों के साथ सम्मिलित कर दिया चाहिए। इसमें ऐसे मद जो वित्तीय विवरण के उपयोगकर्ताओं के लिए असंगत हो उन्हें प्रकट करना आवश्यक नहीं होता। अब जैसे उसमें बोला कि सब चीज लिखो और इसमें बोला कि छोड़ दो, अब ये तो दोनों भी ऑपोजिट हो गए, किसका प्रयोग किया जाए। तो इसमें छोड़ने के साथ साथ ये बोला है कि या तो उन्हें सम्मिलित करके लिखो। जैसे व्यापार में बहुत से छोटे छोटे खर्च होते हैं, बहुत से, ठीक है, चाय पानी नाश्ता वास्ता पर डे जो है इतने छोटे छोटे खर्च होते हैं, 10-20, 20-20, 30-30 रुपए के। अब उन सबका अलग अलग लेखा करने लगे तो हमारा लेखांकन बहुत बड़ा हो जाएगा, फिर वो लेखांकन बेकार हो जाएगा, उसका महत्व ही नहीं होगा। तो इसीलिए उन सभी खर्चों को इकट्ठा करके क्या किया जाता है, उन्हें हम लोग फुटकर खर्च या विविध खर्च नाम से लिख देते हैं। सन्ड्री एक्सपेंसेस नाम से उनका लेखा हो जाता है, ठीक है। उनका लेखा किस नाम से हो जाता है, सन्ड्री एक्सपेंसेस, यानी विविध खर्च। विविध खर्च के नाम से उनका लेखा हो जाता है, ठीक है, जिसको मिसलेनियस एक्सपेंसेस भी कहते हैं, या फिर फुटकर वेयर के नाम से भी लेखा कर सकते हैं, इस नाम से लेखा हो जाता है। इसी प्रकार से जो हमारा स्टेशनरी है उसमें हमारा बहुत छोटे छोटे चीज आते हैं। अगर हमने पेंसिल खरीदा उसका भी लेखा करो, इरेजर खरीदा उसका भी लेखा करो, पेन खरीदा उसका भी लेखा करो, कोई कागज खरीदा उसका भी लेखा करो, कोई पैड खरीदा उसका भी लेखा करो। स्टेशनरी बहुत से आइटम है ना बात। तो वो सारे आइटम्स हम लोग खरीद रहे हैं तो अलग अलग आइटम्स का अलग अलग लेखा हो सकते हैं। तो इस तरह से लेखांकन बहुत बड़ा जाएगा, क्योंकि स्टेशनरी बहुत चीज खरीदना पड़ता है। इसीलिए उन सभी खर्चों को हम लोग डायरेक्ट क्या करते हैं, डायरेक्ट हम लोग स्टेशनरी नाम से लिख देते हैं कि भाई अलग अलग करने से बढ़िया इकट्ठा बताओ कि स्टेशनरी में टोटल कितना खर्च हुआ, टोटल उस नाम से लेखा हम लोग कर देते हैं। क्लियर बात। तो छोटी छोटी चीजों के लिए अलग अलग लेखा ना करके जो सारहीन तत्व हैं, जो महत्वहीन तत्व हैं, उनको इकट्ठा कर दिए और इकट्ठा करके लिख दिए। इससे क्या हुआ, छूटा भी नहीं और काम भी हो गया, लेखांकन भी छोटा हो गया, है ना बात। तो यही सारता की अवधारणा कहता है कि भाई सभी चीज को सार बनाओ, आपको जो है सारांश बनाना है, इकट्ठा करके लिख देना है, छोड़ना किसी चीज को नहीं है, ठीक बात। और छूट भी जा रहा है, महत्वहीन चीजें अपना उसमें दिखा नहीं रहा है ना बात। तो ये दोनों बातें हो जाती है। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा लेखांकन की परंपराएं। अब हम लोग इसको देखेंगे कि ये क्या होता है, ठीक बात। तो लेखांकन की परंपराएं आपका अवधारणाओं से बहुत हद तक मिलता जुलता है, इसीलिए सेम टू सेम चीजें आएगा तो हम ज्यादा उस पर समय नहीं गवाएंगे, फटाफट आप लोग उसको देखते चलेंगे। वो क्या होता है, तो देखिए, लेखांकन परंपराएं या प्रथाएं से अभिप्राय उस सामान्य व्यवहार से है जिसका अनुसरण व्यावसायिक इकाई के वित्तीय विवरण अभिलेखन एवं प्रस्तुतिकरण में सार्वभौमिक रूप से किया जाता है, ठीक है। लेखांकन परंपराओं का पालन रीति रिवाज, रस्म परिपाटी के आदि के रूप में किया जाता है। ये लेखांकन सूचनाओं को अधिक उपयोगी बनाते हैं। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि जिन प्रथाओं का लेखांकन में प्रयोग किया जा रहा है उन्हें लेखांकन परंपराएं एवं प्रथाएं कहते हैं। इनका विकास वर्षों से नियमित एवं लगातार व्यवहार के माध्यम से हुआ। देखिए, पहला जो अवधारणा था वो स्वयं सिद्ध था, उसे प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं थी, ठीक है, और उसे मानते भी हैं लोग, उसको मानना होता है, ठीक है।
वो सर्वमान्य होता है। लेकिन परंपराएं एवं प्रथाएं क्या होता है, वो देखते देखते पीढ़ी दर पीढ़ी लोग अपनाते चले तो अपने आप हो जाते। जैसे रीति रिवाज नहीं होता है कि हमारे घर का रीति रिवाज ये नहीं, हमारे घर का रिवाज ये नहीं, ऐसे लोग कहते हैं ना, तो सब घरों का अपना अपना रिवाज होता है। क्यों? क्योंकि सबके खानदान में लोग अपना अलग अलग तरीके से जिंदगी जीते आए हैं और उस हिसाब से वो नियम कानून बनते चला गया और आने वाली पीढ़ी भी उसको मानते चल रहा है ना बात। और कुछ ऐसे नियम होते हैं जो पूरा विश्व मान रहा है या पूरा भारत मान रहा है ना बात। या फिर अगर आपने धर्म के हिसाब से दिया तो पूरा वो धर्म के लोग मान रहे हैं। कुछ आपके पर्सनल घरेलू होते हैं जो आपका खानदानी होता है, और कुछ क्या होता है कि जो आपके धर्म का पर्सनल होता है जो आपके पूरे धर्म के सारे लोग मान रहे हैं या पूरा पूरा जो है देश मान रहा है ना बात। तो जो पूरा देश मान रहा है, जो पूरा जो है आपका पूरा धर्म मान रहा है, वो आपका अवधारणा की तरफ ले लीजिए, और जो आपका पर्सनल हो जाता है वो आपका परंपरा या मान्यता की तरह ले लीजिए आप। ठीक है, परंपरा की तरह ले लीजिए, परंपरा या प्रथा की तरह। ठीक बात, तो यही आपको समझना है। और परंपराएं एवं प्रथाएं क्या है, ये आपके इच्छा अनुसार है, ये स्वयं सिद्ध नहीं होती, ये आपके इच्छा अनुसार है। आप इसको मानना है तो मानो, नहीं मानना है तो मत मानो, आप इसको छोड़ भी सकते हो, एकदम छोड़ सकते हो। ठीक है, तो ये आपके इच्छा अनुसार होती है। ठीक बात क्लियर है। अब इसमें क्या है, तो इसके अंदर हम लोग देखेंगे कौन कौन से टॉपिक है। तो सबसे पहला बोला कि पूर्ण प्रकटीकरण की परंपरा। तो आपको समझ में आ रहा है, पूर्ण प्रकटीकरण हमने अवधारणा में समझा, सेम वही बात यहाँ भी है। सेम चीजें मिलेंगी तो हम नहीं पढ़ाएंगे। ठीक है, सारदा या यथार्थता की प्रथा आपने जो है देखा परंपरा, इसमें भी अभी हमने सारता वाला बताया जिसमें हमने स्टेशनरी वाला एग्जांपल दिया, सेम वही बात यहाँ पर भी है। फिर उसके बाद क्या है, रूढ़िवादिता की परंपरा, आपने पढ़ा रूढ़िवादिता भी, रूढ़िवादी लोग कैसे किस चीज क्या होता है, सेम बात यहाँ पर भी है। ठीक बात। फिर क्या है, कानून की मान्य परंपरा। कानून की मान्य परंपरा ये कहता है कि हम लोग लेखांकन जब करते हैं तो लेखांकन करते समय हमें ये बात का ध्यान रखना चाहिए कि लेखांकन जो भी कानूनी आवश्यकता है उसको पूरा करें। ठीक है, कानून की मान्य परंपरा यह कहता है कि लेखांकन सारे कानूनी आवश्यकताओं को पूरा करें। ठीक है, और साथ ही साथ हमारा जब लेखांकन हम लोग करें तो उसी लेखांकन को जो है हम लोग साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत कर सके। हम लोग लेखांकन को जो है क्या कर सके, लेखांकन को साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत कर सके, इसलिए कानूनी मान्यता पूरा होना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए कंपनी का अपना अधिनियम है, कंपनी अधिनियम 1956 में बना था, और फिलहाल अभी जो है 1956 की जगह कौन सा अधिनियम चल रहा है, तो 2013 याद रखिएगा। ठीक है, कंपनी अधिनियम 2013। और इसी तरह बैंकिंग कंपनी के लिए, लेखे के लिए बैंकिंग कंपनी अधिनियम बना है 1949, इसके अनुसार सारे लेखांकन हो जाए। अगर साझेदारी बिजनेस करेंगे तो साझेदारी का अपना अधिनियम 1932 है। ठीक है, उसके हिसाब से लेखांकन होना चाहिए। तो यही बात बोल रहा है कि हमारा जो है अपना जो कानूनी मान्यताएं हैं, कानूनी आवश्यकताएं, उसको भी पूरा करना चाहिए ताकि वो साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत हो सके। ठीक बात, तो ये हमारा परंपरा के हिसाब से। फिर उसके बाद मुद्रा संबंधी परंपरा, वही मुद्रा संबंधी परंपरा मतलब वही मुद्रा माप की अवधारणा की तरह जिसे मुद्रा में व्यक्त किया जैसे उसी को लिखा जाएगा, सेम बातें हैं। फिर इसके बाद क्या हमारा, फिर इसके बाद औचित्य की परंपरा। अब औचित्य की परंपरा क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा। इस प्रथा के अनुसार यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि विभिन्न मदों को उसी सीमा तक अलग अलग रूप में दिखलाना चाहिए जितना की आवश्यकता है औचित्यपूर्ण हो। यह परंपरा लेखांकन के समंकों को तैयार करने में खर्च किए गए समय, श्रम तथा लागत से संबंधित है। अब देखिए, आप कुछ चीजों को ऐसे भी लिख देंगे जिसे लेखांकन में आवश्यकता नहीं है, अलग अलग। जैसे हमने बोला वही, एक पेंसिल खरीदा उसका लेखा अलग से दिखाओ, एक इरेजर खरीदा उसका लेखा अलग से दिखाओ, एक पेन खरीदा उसका लेखा अलग से दिखाओ। यह औचित्यपूर्ण है, उद्देश्यपूर्ण है, सही है नहीं ना? तो यही औचित्य की परंपरा बोलता है कि भाई जिस चीज की जितनी औचित्य है, जितना आवश्यकता है, जितनी जरूरत है, उसी हिसाब से उसको लिखो, वरना उस चीज को क्या करना, उस चीज को छोड़ो, है ना बात। तो यही बताता है हमारा औचित्य की परंपरा, एक तरह से सारता के अवधारणा के हिसाब से ये भी है। ठीक बात। तो हम लोग क्या करते हैं, उन चीजों से अपने उन चीजों को इकट्ठा करने से क्या बचाता है, अपना समय बचा लेते हैं, अपना श्रम बचा लेते हैं, अपना लागत बचा लेते हैं, है ना बात क्लियर है। तो यही औचित्य जो है औचित्य की परंपरा समझाता है। नेक्स्ट बात क्या है, नेक्स्ट लेखांकन समीकरण की परंपरा। अब लेखांकन समीकरण की अपनी परंपरा है। हमारा जब लेखांकन होता है तो वो द्विपक्ष अवधारणा की वजह से बताता है कि हमारे सारे लेखांकन में जो भी सौदे होते हैं उसे डेबिट और क्रेडिट दोनों में लिखा जाता है, और इसी वजह से हमेशा डेबिट क्रेडिट बराबर आता है, और डेबिट क्रेडिट बराबर आने की वजह से ही हमारा लेखांकन समीकरण तैयार हुआ है। लेखांकन समीकरण कैसे तैयार है, तो इस परंपरा के अनुसार जो है हमारा लेखांकन पद्धति हमेशा बीजगणितीय समीकरण पर आधारित होता है। और कौन कौन सा है, ये सारे समीकरण है, इसके आधार पर चलता है। सबसे पहला पूंजी इक्वल टू संपत्तियां प्लस दायित्व माइनस दायित्व। लिखिए, सबसे पहला समीकरण ये है, मेन समीकरण क्या, संपत्तियां बराबर पूंजी प्लस दायित्व, सबसे मेन समीकरण यही है। ठीक है, अब इसी समीकरण से बाकी सारे समीकरण तैयार हुए हैं। जैसे इसी समीकरण के आधार पर ये बना है, पूंजी कैपिटल इधर है इक्वल टू संपत्तियां, और लायबिलिटी इधर आ गया तो माइनस दायित्व। फिर दायित्व इक्वल टू संपत्तियां माइनस दायित्व, क्योंकि दायित्व उधर आ गया और पूंजी इधर आ गया तो माइनस में हो गया। फिर संपत्तियां इक्वल टू दायित्व प्लस लाभ प्लस पूंजी। अब ये याद रखिएगा, लाभ जो है पूंजी में जुड़ता है इसलिए लाभ यहाँ पे जुड़ता है। ठीक है, और हानि जो है पूंजी में से घटता है इसलिए यहाँ पे हानि घट जाएगा। ठीक बात, तो ये हो गया। या फिर ये कह सकते हैं दायित्व प्लस लाभ इक्वल टू संपत्तियां प्लस हानियां। अब यहाँ पर जो है दायित्व, अब इसमें पूंजी गायब है,
पूंजी इसलिए गायब है क्योंकि यहाँ पर जो दायित्व है उस दायित्व में इंटरनल एक्सटर्नल दोनों की बात कर रहा है, ये आपको आगे समझ में आएगा। इस दायित्व में आपका जो है पूंजी भी शामिल है। ये दायित्व का मतलब हो गया पूंजी प्लस दायित्व, ठीक है। इस दायित्व का मतलब हो गया पूंजी प्लस दायित्व, तो यही बात हो गया, ठीक है। अब यह आपने जाना कि यहाँ पे पूंजी शामिल है तो पूंजी में लाभ जुड़ता है, ठीक बात। और हानि जो होता है, हानि पूंजी में से घटता है, यानी अगर इधर हानि रहेगा तो माइनस में रहता है, इसीलिए जब इस साइड हानि है तो वो प्लस में हो गया, तो वो संपत्तियों में प्लस होगा, ठीक बात। तो इस प्रकार से हमारे लेखांकन समीकरण ये 4 स्वरूप आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। बात क्लियर है? 4 स्वरूप दिख रहे हैं। तो ये हमारा लेखांकन समीकरण की जो है परंपरा है। नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट लेखांकन की अवधि की परंपरा। आपको पता ही है कि लेखांकन का अनिश्चित काल तक जीवन शैली चलता जाएगा, जीवन चलता जाएगा, जीवन चलता जाएगा अनिश्चित काल तक। अब अनिश्चित काल तक जीवन चलता है तो भाई कहीं तो हमें लाभ और हानि चाहिए, तो इसके लिए 1 वर्ष का अवधि बनता है, ठीक है। तो यही हमारा अवधि और परंपरा कहता है। फिर इसके बाद क्या कहता है? फिर इसके बाद बोलता है लेखांकन की मान्यताएं। अगला हम लोग मान्यताएं बात कर लेते हैं, परंपराएं खत्म। अब मान्यताएं क्या है? मान्यताएं ये चीज जिसको मानना ही मानना है। अब क्या बता रहा है तो देखिए, इसमें लेखांकन की मान्यताओं से आशय ऐसी धारणाओं से है जो स्वयं सिद्ध होती हैं, अर्थात इन्हें सिद्ध करने के लिए प्रमाणों की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। अवधारणा भी स्वयं सिद्ध होता है, मान्यता एकदम स्वयं सिद्ध होता है। इनको लिए कोई आवश्यकता नहीं कि कोई इसको प्रूफ करे, ठीक है। प्रत्येक विषय में कुछ मान्यताएं विद्यमान होती है जिन पर उस विषय के सिद्धांत एवं उसकी विषय सामग्री आधारित होती है। इसी प्रकार लेखा शास्त्र की भी अपनी कुछ मान्यताएं हैं जिनका पालन किए बिना लेखांकन के कार्य को संपन्न नहीं किया जाता। यानी इसका पालन करना एकदम निश्चित है, एकदम जरूरी है, इसे करना ही करना है। अवधारणाओं में से भी छोड़ा जा सकता है, परंपराएं प्रथाएं में से भी छोड़ा जा सकता है, क्योंकि वो जनरली माना जा रहा है, ठीक है। स्वयं सिद्ध होती है अवधारणाएं, लेकिन इसे जनरली माना जा रहा है, लेकिन मान्यताएं पूर्ण रूप से स्वयं सिद्ध होती हैं और इसका पालन करना आवश्यक है, ठीक है। अब इसमें क्या है? अब इसमें हमारे कुछ चीजें हैं, जैसे मुद्रा माप की इकाई। तो आपको पता है कि लेखांकन में हम लोग मुद्रा मापन की इकाई होता है, यानी जिस चीज को मुद्रा में लिख सकते हैं उसी चीज को हम लोग लिखते हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ मुद्रा में मापन करते ही तो करते हैं, साथ ही साथ ये भी याद रखिए कि भारत में अगर हम लोग लेखांकन करते हैं तो भारत का रुपया, हमका सिंबल INR इंडियन रुपीज इसमें लिखा होता है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। अमेरिका में डॉलर में लेखांकन होता है, ग्रेट ब्रिटेन में पाउंड पे लेखांकन होता है, भारत में रुपया में लेखांकन होता है। तो मुद्रा माप की इकाई भी हमें ध्यान रखना चाहिए, जिस देश में हम लोग लेखांकन करेंगे उस देश की मुद्रा में हम लोग लेखांकन करेंगे, ठीक बात, उसी में मापा जाएगा। फिर अगला क्या है? विनिमय। हम लोग लेखांकन तभी करेंगे जब विनिमय हो, ठीक है। लेखांकन तभी होगा जब विनिमय हो। विनिमय का मतलब क्या होता है? लेन देन, एक्सचेंज हो, यहां से पैसा जाए वहां से माल है, या कोई भी चीज आदान प्रदान हो। केवल प्राप्त होगा तो लेखांकन नहीं होगा, कुछ जाना भी चाहिए, ठीक है। आदान प्रदान दोनों होगा तभी लेखांकन होगा, क्लियर बात। तो विनिमय होना यहाँ पे जरूरी है, जब तक विनिमय नहीं होगा तब तक लेखांकन का बात ही नहीं उठता। ये हो गया। नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट हमारा स्थायी मौद्रिक इकाई। अगला ये भी है कि हमारा जो भी हम लोग लेखांकन करते हैं स्थायी मौद्रिक इकाई में करते, जो अभी मुद्रा माप में भी आपने देखा पहले वाले में कि भारत में मुद्रा में किया जाता है, इंग्लैंड में पाउंड में किया जाता है, इटली में लीरा में किया जाता है। इस प्रकार से लेखांकन होता है, ठीक है, स्थायी मौद्रिक इकाई में। फिर अगला क्या है? अवधि। अवधि ये बताता है कि लेखांकन में जब भी हम लोग लेखा करते हैं तो उसकी अपनी एक अवधि निकालना पड़ता है, तभी उसके आधार पर हम लोग लेखांकन करते हैं। 1 साल का लेखांकन करना है, 2 साल का करना है, 3 साल का करना है, ऐसा नहीं। लेखांकन की अवधि हमेशा 1 वर्ष का होता है, ठीक है। बाकी प्रयोग करने के लिए अवधि को हम लोग काट सकते, छोटा कर सकते हैं। जैसे कुछ लेखांकपाल ये चाहते हैं कि हम लोग 6-6 महीने पे रिपोर्ट देख लें कि हमारा बिजनेस कैसा चला है, उस हिसाब से हम लोग डिसीजन ले पाए, तो 6-6 महीने पे भी वो बना सकते हैं, कुछ 3-3 महीने भी बना सकते हैं, कोई मंथली भी बना सकता है, ठीक है। लेकिन मुख्यतः लेखांकन का जो परिणाम निकलता है वो कब का निकलता है? 1 साल का, 1 अप्रैल से 31 मार्च का। तो यही हमारा अवधि बताता है कि यहाँ पे लेखांकन वर्ष बनता है, उसके हिसाब से सारे काम होते हैं। फिर परिमापीकरण। परिमापीकरण कहता है कि हमारा लेखांकन में हम लोग उसी चीज को लिखेंगे जिससे हम लोग परिमाप कर सकें, यानी जिसे हम लोग संख्या में व्यक्त कर सकते हैं। जो चीजें संख्या में व्यक्त नहीं हो सकता उसे हम लोग नहीं कर सकते, यानी गुण का लेखांकन में कोई स्थान नहीं है, ठीक बात। फिर इसके बाद क्या है? फिर इसके बाद हमारा क्या? व्यवसाय की निरंतरता। आपको पता ही है कि व्यवसाय निरंतर चलता जाएगा, कभी भी घटेगा नहीं। इसी वजह से इसमें समायोजन के लेखे होते हैं, अदत्त प्रोदत्त के लेखे होते हैं, यानी बकाया और एडवांस का लेखा होता है, ठीक बात। नेक्स्ट हमारा क्या? नेक्स्ट हमारा पृथक अस्तित्व की मान्यता। ये भी आपने जाना कि हम लोग व्यापार में इस प्रकार से लेखा करते हैं कि व्यापार और व्यापार का स्वामी दोनों अलग अलग है, और उसके हिसाब से हम लोग लेखांकन करते हैं, जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, ठीक बात। फिर उसके बाद प्रायोगिकता। प्रायोगिकता ये बोलता है कि हम लोग व्यापार में अपना इस तरह से लेखांकन करना चाहिए कि वो प्रायोगिक हो सके, ठीक है। मतलब क्या है कि हमें ऐसे भी है कि हम चाहें तो हम लोग अपना रिजल्ट मासिक रूप से भी हम लोग निकाल सके, ठीक है। मासिक अवधि लेकर के, महीने की अवधि लेकर के अपना परिणाम निकाल सकते हैं। हम लोग चाहें तो अपना अवधि जो है तिमाही रखकर भी अपना परिणाम ज्ञात कर सकते हैं, फिर हम लोग छमाही रखकर भी ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। यानी हम लोग जो है तीनों प्रकार के, और 1 वर्ष का तो होता ही है, तो इस हिसाब से हम लोग प्रायोगिक तरीके से अपना परिणाम ज्ञात कर सकते हैं, ताकि हम लोग उस हिसाब से डिसीजन ले सकें। तो यही टेंटेटिव कहता है, ठीक बात। क्या कहता है कि आपका जो है प्रायोगिकता बनी रहनी चाहिए, इस प्रकार से लेखांकन करिए कि आपको जो है बीच बीच में जरूरत पड़ेगा तो आप अपने लेखांकन को चेक करते चले, ठीक बात। फिर इसके बाद क्या? फिर इसके बाद
बाजार कीमत एकदम लागत की तरह ही है कि हम लोग लेखांकन में जब भी वस्तु एवं सेवाओं को लिखा जाता है तो वो याद रखिएगा उसके बाजार मूल्य पर लिखा जाएगा। बाजार मूल्य पर यानी जिस समय आप उसको खरीद रहे हैं जितने मूल्य पर, उसी मूल्य पर उसका लेखांकन करेंगे, किसी दूसरे मूल्य पर नहीं करेंगे। लागत अवधारणा में भी यही था ना कि जब जितने में खरीदा उतने में करो, वही बात यहाँ भी है। वस्तु एवं सेवा को खरीद रहे हैं, लेन देन कर रहे हैं, तो उसको लेखांकन उसी मूल्य पे करेंगे चाहिए जिस मूल्य पे जब उसको खरीदा या बेचा जाता है। ठीक बात, यही हमारा बाजार मूल्य बताता है। फिर इसके बाद क्या बोलता है, लेखांकन प्रमाप। अब अपने लेखांकन प्रमाप है, और लेखांकन प्रमाप क्या है? लेखांकन प्रमाप बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये हर देश का अपना अपना होता है, साथ ही साथ एक इंटरनेशनली बना हुआ है। इंटरनेशनली से बना हुआ है ताकि पूरे विश्व का लेखांकन एक जैसा हो, क्योंकि आज का समय ग्लोबलाइजेशन का समय है ना बात। हमारे देश में जो जो घटनाएं हो रही, जो जो लेन देन हो, उसका प्रभाव दूसरे देश में भी पड़ रहा है। तो जाहिर सी बात है लेखांकन ऐसा होना चाहिए जो हर देश का एक जैसा हो, ताकि बिजनेस आपस में कंपटीशन को समझ पाए, देख पाए और उस हिसाब से अपने कार्यों को कर पाए, है ना बात। इसलिए लेखांकन में पूरे विश्व में एकरूपता लाने के लिए हमारा इंटरनेशनली लेखांकन प्रमाप भी बने हैं, है ना बात। और साथ ही साथ हर देश अपना खुद का भी बनाता है। ठीक है, तो कौन सा अपनाना चाहिए? तो भाई दोनों अपनाते हैं, दोनों के हिसाब से लेखांकन होता है, दोनों को देखते हैं। अब प्रमाप होता क्या है? तो प्रमाप एक जैसे गाइडेंस ही है, तो गाइडेंस को वाक्यांश के रूप में देना कि भाई ये चीज ऐसे करो। ठीक है, उसी को हम लोग लेखांकन प्रमाप के रूप में कहते हैं। अब यहाँ पे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। लिखा क्या है, लेखांकन प्रमाप या लेखांकन प्रमाप का अर्थ। ठीक है, लेखांकन मानक भी कहते हैं, सॉरी। लेखांकन मानक या लेखांकन प्रमाप का अर्थ क्या होता है कि सामान्य शब्दों में व्यावसायिक व्यवहारों के मापन, प्रस्तुतिकरण, मान्यता, उपचार एवं प्रकटीकरण के लिए पेशेवर संस्थाओं, ये कौन बनाता है? पेशेवर संस्था, यानी ऐसी संस्थाएं जो उस चीज के लिए जानी जाती हैं। जैसे भारत के लिए ICAI, ठीक है, जहां से चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हैं, बात समझे, ये इसकी पेशेवर संस्था है, ये इस चीज का निर्धारण करती है। ठीक बात। तो पेशेवर संस्थाओं द्वारा जारी किए गए लिखित व्याख्यांश लेखांकन मानक या लेखांकन प्रमाप कहलाता है। वो एक व्याख्यांश लिखित जारी करती है कि भैया इसके हिसाब से ऐसे काम करना है, उसके हिसाब से ऐसे काम करना है। ठीक है, वही हमारा लेखांकन प्रमाप कहलाते हैं। अब ये मान्यताएं अवधारणा इनके तरह नहीं है, ये बल्कि एक अलग से बनाया गया नियम कानून है, जो कौन डिसाइड करते हैं? जो पेशेवर संस्थाएं डिसाइड करते हैं, वो बनाते हैं। ठीक है, उस देश का सरकार के हिसाब से वो चलता है। क्लियर बात। फिर इसके बाद क्या, कोहलर ने भी इसी प्रकार से बताया कि लेखांकन मानक रीति रिवाजों, कानून अथवा पेशेवर संस्था द्वारा लेखाकारों पर लागू की गई आचार संहिता। आचार संहिता यानी लेखांकन को किस तरह से लेकर चलना है, वही लागू की गई आचार संहिता हमारा क्या कहलाता है? लेखांकन प्रमाप कहलाता है। और बहुत से प्रमाप होते हैं, तो सारे प्रमाप हम यहाँ पर आपको समझाएंगे, मतलब दे देंगे लिस्ट, आप उसको याद कर लीजिएगा, एक एक पॉइंट को समझ लीजिएगा किसके अंदर कौन सा आता है। बस यही पूछा जाता है कि कोई पॉइंट पूछ दिया, जैसे पूछा रोकड़ प्रवाह विवरण कौन सा लेखांकन प्रमाप के अंतर्गत आता है, तो इसी तरह से आता है। ठीक है, तो वो लिस्ट हम आपको दे देंगे यहाँ पर। तो लेखांकन प्रमाप की अपनी कुछ विशेषताएं होती है। जैसे सबसे पहले लेखांकन मानक या लेखांकन प्रमाप जो है वो नियमों, निर्देशों और अभ्यासों से संबंध में लिखित व्याख्यांश होते हैं। तो ये लिखित व्याख्यांश होता है कि किस तरह से हमें अपने नियमों एवं सिद्धांतों का प्रयोग करना है। ठीक है, पहला विशेषता। दूसरा क्या है कि इसका निर्माण जो है या निर्गमन जो है वो पेशेवर संस्थाओं द्वारा किया जाता है। जो शीर्ष संस्थाएं होती है, पेशेवर संस्थाएं, वही इसका जो है निर्गमन करती है, वही निकालते हैं इसको। ये उन सीमाओं को निर्धारित करते हैं जिसके अंतर्गत लेखापालों को कार्य करना आवश्यक होता है। ये एक बाउंड्री बनाते हैं कि भाई लेखापाल इसी के अंदर में काम करो, अपने आप को एकदम आजाद मत समझो, कुछ भी मत प्रयोग कर दो, कुछ भी तरीके से मत लेखांकन कर दो। ठीक है, तो ये नियम कानून भी तय करते हैं, एक सीमा बना देते हैं। फिर उसके बाद ये लेखांकन सूचनाओं के प्रयोगकर्ताओं के लिए वित्तीय विवरणों में समानता एवं एकरूपता लाता है। अब लेखांकन प्रमाप जो है इसीलिए बना है ताकि जो भी हमारा परिणाम निकल के आए वो सभी संस्थाओं को एकरूपता ला दे, ताकि जो भी पक्षकार होंगे, जो उनसे संबंधित होंगे, उसको पढ़ करके अच्छे तरीके से समझ पाए और दो बिजनेस का आपस में तुलना कर पाए, अलग अलग बिजनेस का तुलना कर पाए। जैसे आप एक विनियोजक हैं, आप एक इन्वेस्टर है, आपको पैसा लगाना है, तो जाहिर सी बात है उसी कंपनी लगाएं जो कंपनी अच्छा काम करी है। लेकिन आप कंपनियों का तुलना कैसे करेंगे? जब एक जैसा लेखांकन होगा तभी ना उन दोनों कंपनियों का तुलना कर पाएंगे। एक कंपनी अलग तरीके से लेखांकन करे, दूसरी कंपनी अलग तरीके से लेखांकन करे, आप तुलना करके सही निष्कर्ष पे नहीं आ पाएंगे, है ना बात। तो लेखांकन प्रमाप इसलिए बना ताकि एकरूपता आ पाए, समानता आ पाए और काम हो अच्छे तरीके से हो पाए। फिर अगला क्या है, ये लेखापालों को लेखांकन के क्षेत्र में सही दिशा निर्देश प्रदान करते हैं। ठीक बात। फिर उसके बाद क्या है, लेखांकन मानक देश के व्यावसायिक वातावरण में प्रचलित कानून, रीति रिवाज और परंपराओं के अनुरूप होते हैं। हर देश का इसीलिए अलग अलग होता है, क्योंकि हर देश के कानून, रीति रिवाज, सारी चीज अलग होता है, तो उसी हिसाब से लेखांकन प्रमाप तैयार होता है। ठीक बात। नेक्स्ट हमारा क्या, अब यहाँ पर लेखांकन प्रमाप दो बार बने हैं। एक बना है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लेखांकन प्रमाप, ठीक है, जो कब बना था, विश्व स्तर पर लेखांकन प्रमाप तैयार करने का प्रयास 1950 के पश्चात हुआ था। ठीक है, और 29 जून 1973 को अंतरराष्ट्रीय लेखांकन प्रमाप समिति का स्थापना की गई, जिसका नाम 1999 में क्या हो गया, अंतरराष्ट्रीय लेखांकन प्रमाप मंडल कर दिया गया। ठीक है, और वर्तमान में इसमें 100 से अधिक देशों की 140 पेशेवर लेखांकन संस्थाएं हैं। ठीक है, लेखांकन, ठीक है, अभी जो है जो मंडल बना है उसमें 100 से अधिक
देशों की 140 पेशेवर लेखांकन संस्थाएं, क्योंकि कुछ कुछ देशों में एक से ज्यादा लेखांकन पेशेवर संस्थाएं हो सकती हैं, इसीलिए 140। आप सोचेंगे सर 100 देश है लेकिन 140 संस्थाएं कहां से आ गया, क्योंकि कुछ देश में एक से ज्यादा पेशेवर संस्थाएं हो सकती हैं। ठीक है, बात समझे। और भारत की भी चार्टर्ड लेखाकार संस्थान एवं लागत एवं कार्य संस्थान इसके सदस्य, तो भारत की भी 2 संस्थाएं इसके सदस्य हैं। ठीक है, एक CS वाला और दूसरा CA वाला। ठीक है, ये दोनों इसके सदस्य बने हुए हैं। ठीक, यही हमारा जो है तय करती हैं। और इसी तरह भारतीय स्तर पर भी लेखांकन प्रमाप बना है। ठीक है, और ये कब बना? अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किए गए प्रयासों से भारत में लेखांकन प्रमापों के प्रति जागरूकता उत्पन्न हुई, विश्व में होने लगा, तो भारत को भी समझ में आया कि हमें भी करना चाहिए। फलस्वरूप 1971 में, ठीक है, अप्रैल 1971 में भारतीय चार्टर्ड लेखाकार संस्थान ने एक लेखांकन प्रमाप मंडल की स्थापना की। जैसे वहां पे मंडल बना उसे तो यहाँ पे भी मंडल बना। ठीक है, यह लेखांकन प्रमाप मंडल अंतर्राष्ट्रीय मानकों के आधार पर भारत में प्रचलित कानूनों एवं रीति रिवाजों तथा व्यवहारों को ध्यान में रखकर भारतीय लेखांकन प्रमाप जारी करते हैं। अब यह जो लेखांकन प्रमाप जारी करते हैं, ऐसा नहीं कि पूरे विश्व से अलग करते, नहीं, उनका बेस है, उनका आधार है, उन्होंने बनाया, वो पूरे विश्व में एक रूपता लाने के लिए बनाया। तो हम अपने मन से ऐसा नहीं बनाएंगे कि हमारा लेखांकन पूरे विश्व से अलग हो जाए, नहीं, वो भी उनके भी नियम कानून पालन होते रहे, साथ ही साथ उसके साथ साथ अपने देश की जो रीति रिवाज कानून है, इन सब की आवश्यकता है, उसको ध्यान में रखते हुए प्रमाप तैयार किया गया। ठीक है, तो इस तरह से भारतीय लेखांकन प्रमाप बने। और आपको जो है यहाँ पर हमने प्रमापों की सूची दे दिया। ठीक है, ये आपको जो है ये 1 लिखा है, इसे हम लोग AS1 कहते हैं, इसे हम लोग AS2 कहते हैं। AS का मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यानी लेखांकन प्रमाप। और ये सारी लेखांकन प्रमाप की सूचियां हैं। आपको ये पूरा सूची जो है एक बार पढ़ लेना है, याद कर लेना है, बाई चांस MCQs में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वो आप लोग को जो है अच्छे तरीके से देख लेना है। बात समझे, ये पूरे 32 है, ये आपको अच्छे तरीके से एक बार देख लेना है, एक बार पढ़ लेना है, एक नजर में देख लीजिएगा। ठीक है, एग्जाम में बैठने से पहले एक बार जाके पढ़ के देख के जाइएगा, ताकि अगर बाई चांस MCQs में ही पूछा जाएगा और कहीं नहीं पूछा जाएगा, MCQs में पूछा जाएगा, आप फटाक से आंसर दे लें कि भैया हाँ ये वाला बात AS इतने में बोला था। ठीक है, इतना नंबर का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में था। अब बात करते हैं कि हमारे लेखांकन सिद्धांत की अपनी कुछ सीमाएं भी हैं। ठीक है, अपनी कुछ सीमाएं हैं लेखांकन सिद्धांत की। अब वो सीमाएं क्या क्या है भाई? इतना तो है नहीं कि लेखांकन सिद्धांत बहुत अच्छा है, सबसे बढ़िया, एकदम मस्त है, एकदम बढ़िया चलता रहेगा। हर चीज का अपना नेगेटिव पहलू होता है, उसी तरह सिद्धांत के भी नेगेटिव पहलू होते हैं, जिसमें सबसे पहला जो सिद्धांत है वो ये बोलता है कि सिद्धांतों के पूर्ण सूची का भाव। आपने जाना ना कि हमारा जो लेखांकन सिद्धांत है वो स्थायी सूची नहीं है, पूर्ण सूची नहीं है, सिद्धांत घट बढ़ सकता है। ठीक है, तो सबसे पहला सीमा यही है, इसमें यही बात लिखा है, हम आपको समझा रहे हैं। बात समझे, क्या है कि यहां पर जो है पूर्ण सूची नहीं है और इसके वजह से जो है ये घट बढ़ सकता है। अब घटे बढ़ेगा तो यार लेखापालों को बार बार पढ़ने की आवश्यकता पड़ेगा, बार बार समझने की आवश्यकता पड़ेगा। और अगर एक बार पूरी तरह बन के तैयार हो जाता तो यार उसको पढ़ते हैं, उसको समझते हैं और उसी हिसाब से आराम से लेखांकन हो जाता है। तो पहला सीमा ये है। दूसरा सीमा क्या है? दूसरा सीमा है कि लेखांकन सिद्धांतों पर सामान्य स्वीकृति का अभाव। दूसरा बात है कि लेखांकन सिद्धांत बने हैं तो ये अलग अलग संस्थान, अलग अलग लेखापाल उसको अलग अलग तरीके से यूज करते हैं, सामान्य स्वीकृति नहीं है। यानी पूरा विश्व में जो है एक प्रकार से स्वीकृति नहीं है। पूरे भारत की भी बात कर ली है तो पूरे भारत में भी एक प्रकार से स्वीकृति नहीं है ना बात। कुछ लेखापाल जो है कुछ अलग सिद्धांत का प्रयोग करके लेखांकन करते हैं तो कुछ अलग सिद्धांत का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि एकदम कानूनी रूप से वैध नहीं है, कानूनी रूप से प्रेशराइज्ड नहीं है कि ये चीज आपको मानना ही पड़ेगा, है ना बात। ऐसा नहीं है, इसके वजह से भी ये भी इसकी अपनी एक सीमा है। फिर नेक्स्ट क्या है? फिर नेक्स्ट है सिद्धांतों के प्रतिपालन में भिन्नता, यही बात हमने बताया। अब क्या है कि सिद्धांत क्योंकि कानूनी रूप से वैध नहीं है, कानूनी रूप से एकदम पालन करना इनके लिए एकदम जरूरी नहीं है, तो इसीलिए भिन्नता भी है पालन करने में, कोई कुछ का पालन करता है, कोई कुछ का पालन करता है। ठीक है, तो ये भी बात हो जाता है। फिर इसके बाद क्या है? फिर इसके बाद भावी अनुमानों का भ्रामक होना, और इस पे क्या होता है, इसके वजह से भावी अनुमान जो है तो वो भी भ्रामक हो जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग संपत्ति पे जो हरास लगाते हैं तो उसमें उसका अनुमानित जीवन काल निकालते हैं। अब अनुमानित जीवन काल हम लोग कैसे पता कर पाएंगे भाई? जब तक संपत्ति नष्ट ना हो तब तक हम उसका जीवन काल कैसे पता चल सकते हैं? लेकिन फिर भी हम लोग का इसी तरह से करना ही है लेखांकन, ये मान्यताएं बने हुए हैं, सिद्धांत बने हुए हैं, तो हम लोग अनुमानित जीवन काल निकाल करके अपने अनुमान से फिर लेखांकन में हम लोग उसका हरास का लेखा करते हैं। अब क्या वो हरास सही है? सही है भाई। हो सकता है कि हम 10 साल का जीवन काल सोचें और जो संपत्ति हमारा 20 साल चला जाए, चल सकता है 15 साल चला जाए, हो सकता है हमने 10 सोचा है 5 चला या 8 चला, है कि नहीं बात? ये भी हो सकता है। तो यही है कि यहाँ पर भ्रामक जो है अनुमान होता है और उसके वजह से गड़बड़ाता है मैटर। फिर उसके बाद क्या है? फिर उसके बाद हमारा क्या है? मौद्रिक व्यवहारों का लेखांकन। अगला क्या है कि इसमें जो है हम लोग लेखांकन जब करते हैं इसमें केवल मौद्रिक व्यवहारों का लेखांकन करते हैं, गुणात्मक तत्वों की पूरी तरह से अवहेलना करते हैं, जबकि व्यापार और व्यवसाय या किसी भी संस्था को आगे बढ़ने के लिए केवल और केवल पैसे की आवश्यकता नहीं पड़ती है, गुण की भी आवश्यकता पड़ती है। और लेखांकन में गुण का कोई महत्व नहीं, उसको लिखा ही नहीं जाता है। ठीक बात, तो ये भी इसका एक सीमा है। फिर इसके बाद क्या है? फिर इसके बाद हमारा सीमित क्षेत्र। अब अगला क्या है कि इसका सीमित क्षेत्र है। ठीक है, जैसे क्या है कि इसका जो है केवल लेखांकन का जो क्षेत्र है वो केवल और केवल वित्तीय विवरण तक ही सीमित है, यहीं तक सीमित है।
मतलब यही बात है कि बाकी चीजों में ये अपना पैठ नहीं बताता है, जैसे कि प्रबंधन में काम तो करता है, लेकिन गुण के आधार पे भी प्रबंधक को देखना पड़ता है ना कि कौन व्यक्ति कितनी गुणी है, उसके हिसाब से भी काम करना पड़ता है, कि केवल डेटा देख करके लेखांकन का उसके हिसाब से काम हो जाता है ना बात। तो इसका सीमित क्षेत्र वो हर जगह पूरी तरह से अपना प्रभाव नहीं डालता, केवल वित्तीय विवरण तक ही अपना प्रभाव डालता है। लाभ हानि की स्थिति ज्ञात करना, संपत्ति और दायित्व की स्थिति ज्ञात करना, बस यहीं तक इसका प्रभाव है। इसके आगे इसका प्रभाव जो है नगण्य हो जाता है, छोटा हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक बात। फिर इसके बाद क्या है, फिर इसके बाद जो है आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक वातावरण का प्रभाव। आपने पढ़ा अभी कि लेखांकन सिद्धांत हो जाता है आर्थिक, राजनीतिक और जो है सामाजिक जो वातावरण होता है, राजनीतिक जो वातावरण है उसके हिसाब से बदल जाता है। अपने देश का अलग लेखांकन प्रमाप है, किसी दूसरे देश का अलग होगा, किसी तीसरे देश का अलग होगा, है ना बात। इस प्रकार से तो उसका भी प्रभाव पड़ता है, ये भी इसकी अपनी एक जो है क्या है सीमा है। और फिर हम लोग अगला टॉपिक देते हैं अंतरराष्ट्रीय प्रतिवेदन प्रणाली। अब ये होता क्या, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय प्रतिवेदन प्रणाली ये होता है कि हम लोग जो फाइनल अकाउंट बनाते हैं ना, हम लोग अपना जो फाइनल अकाउंट बनाते हैं जिसको हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी कहते हैं, ठीक बात, फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी कहते हैं, उसका प्रस्तुतिकरण कैसे होता है, वो कैसे रिपोर्टिंग होता है, उसको कैसे तैयार किया जाता है, कैसे उसको प्रस्तुत किया जाता है, इसके ऊपर भी अपना इंटरनेशनली नियम बने हुए हैं। क्योंकि उसको तैयार कैसे किया जाए, तो उसको प्रस्तुत कैसे किया जाएगा, क्योंकि सेम रहेगा तभी जाके इन्वेस्टर समझ पाएंगे, तभी जाके जो उपयोग करता है लेखांकन के उनको समझ में आएगा, तभी वो तुलना कर पाएंगे, तभी वो पैसा लगाना या व्यवसाय में अपना जुड़ने से पहले डिसीजन ले पाएंगे, है ना बात। तो इसीलिए इन चीजों में भी एकरूपता लाने के लिए आपका क्या बना, आपका बना अंतरराष्ट्रीय वित्तीय प्रतिवेदन प्रणाली। ठीक है, ये आपका बना, ठीक है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम, ये पूरा का पूरा बना, है ना बात। अब ये भी इंटरनेशनली भी बना और नेशनली भी बना, दोनों तरीके से बना। तो इसमें क्या लिखा है पढ़िए सारी बातें। लेखांकन एवं वित्तीय प्रतिवेदन के लिए प्रत्येक देश अपने नियम एवं कानून निश्चित होते हैं। ये नियम एवं कानून प्राय प्रत्येक देश के अलग अलग होते हैं। इनमें समानता ना हो पाने के कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वित्तीय प्रतिवेदन का तुलनात्मक अध्ययन संभव नहीं हो पाता। अतः ऐसी स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वित्तीय प्रतिवेदन में एकरूपता, तुलनात्मकता, पारदर्शिता स्थापित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन प्रमाप मंडल यानी IASB ने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रतिवेदन प्रमाप यानी प्रणाली होगा यहाँ पे, प्रणाली यानी IFRS जारी किए। ठीक है, इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तुलनात्मक अध्ययन के लिए एक व्यावसायिक उद्यम का सत्य एवं न्याय संगत वित्तीय मूल्यांकन प्रतिवेदन सुनिश्चित करना है। ठीक है, ये इसीलिए बना ताकि एक सिस्टमैटिक तरीके से आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबको मिले और सब लोग उसका तुलनात्मक रूप से अध्ययन कर पाए और उस हिसाब से कोई डिसीजन पे पहुंच पाए, इसलिए ये बनाया गया। ठीक है, और सेम इसी तरह भारत का भी अपना खुद का बना था सॉरी ये भारत का नहीं बना था, हर देश का अपना अपना अलग होता है वित्तीय सिस्टम प्रणाली। ठीक है, लेकिन ये पूरे विश्व का अलग अलग था, इसीलिए एक बनाने के लिए पूरा इंटरनेशनली एक जैसा बन गया। बात समझे, एक जैसा बन गया, बनाया गया। मतलब समझिए भारत में फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अलग तरीके से रिपोर्टिंग किया जाता है, दूसरे देश में किसी अलग तरीके से, तीसरे देश में किसी अलग तरीके से। तो ये अलग अलग तरीके से होने की वजह से विश्व में आपस में तुलना करना बड़ा कठिन था, विश्व के आपस में व्यवसाय का तुलना करना कठिन था। इसीलिए इंटरनेशनल रूप से ये प्रयास करके क्या बनाया गया, IFRS बनाया गया, यानी सारे विश्व में अब ऐसा सिस्टम बन गया कि हमारे देश में जिस तरह से हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिपोर्ट करते हैं, जिस तरह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रस्तुत करते हैं लोगों को, उसी तरह से पूरे विश्व में बन रहा है। और इसी वजह से आज जो है 1 अप्रैल से 31 मार्च जो आप अकाउंटिंग ईयर देख रहे हैं ना, 1 अप्रैल से 31 मार्च, ये केवल आपका भारत में नहीं लग रहा है, ये पूरे विश्व में सेम डेट चल रहा है। इसीलिए क्या कि पूरे विश्व में एक रूपता आ सके, समानता आ सके और पूरा विश्व के इन्वेस्टर्स हुआ, बिजनेसमैन हुए, ये सारे के सारे लोग हुए, ये समझ पाए, ये जान पाए कि कहाँ पे किस तरह से पैसा लगाना है, किस तरह से अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाना है, कब कौन सा डिसीजन लेना है ना बात, ताकि एक जो है हेल्दी वातावरण बना रहे बिजनेस में और बिजनेस आगे बढ़ता रहे। बात क्लियर है। अब इसके अपने कुछ लाभ है, बात समझे। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रतिवेदन प्रणाली के कुछ लाभ है। सबसे पहला क्या है कि विश्वव्यापी संस्थाओं के लिए उपयोगी है। ये जो है MNC जो होते हैं मल्टीनेशनल कंपनी, उनके लिए भाई वो अपना एक देश, एक ब्रांच उनका भारत में, एक ब्रांच उनका कहाँ है, एक ब्रांच उनका कहाँ है। अब वो अलग अलग प्रकार के सिस्टम में उलझे रह जाते कि नहीं, उस अलग अलग देश के हिसाब से वो उलझे रह जाते हैं। इसीलिए ये जो है विश्वव्यापी जो भी संगठन है उनके लिए बड़ा जरूरी हो जाता है। फिर क्या है, विदेश से पूंजी प्राप्त करने में सुविधा। अब दूसरा क्या है, विदेशी इन्वेस्टर जो होते हैं उनसे पैसा प्राप्त करने में सुविधा होता है, क्योंकि इन्वेस्टर्स कैसे पैसा लगाएंगे, जब व्यवसाय को समझेंगे। व्यवसाय तब समझ में आएगा जब उनके हिसाब से उसका रिपोर्टिंग होगा। ठीक है, तो इसलिए पूंजी प्राप्त करने में सुविधा होता है। फिर क्या है, विनियोक्ताओं के लिए उपयोगी, जो पैसा लगा रहे हैं, जो धन लगा रहे हैं, उनके लिए भी उपयोगी है। उन्हें पता है कि हम इस कंपनी में लगाएंगे तो हमारा पैसा बचेगा कि जाएगा, है ना बात। और वो कब कंपनी को समझ पाएंगे, जब तक कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग को नहीं समझेंगे, जब तक उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को नहीं समझेंगे, वो पैसा लगा ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो उनके लिए भी फायदा होता है। और फिर क्या होता है, विदेशी पूंजी एकत्रित करने में लागत में कमी, और साथ ही साथ विदेशी पूंजी एकत्रित करने में लागत में कमी हो जाता है। क्यों, क्योंकि अगर हम ये सिस्टम नहीं रहता तो अलग अलग देशों के लिए अलग अलग फाइनेंशियल रिपोर्ट तैयार करना पड़ता।
तो अलग अलग फाइनेंशियल रिपोर्ट तैयार करना तो पड़ता, तो हमें उसके लिए अलग अलग पैसा खर्च करना पड़ता। अब क्या है, एक ही फाइनेंशियल रिपोर्ट तैयार किया और सारे देश के पूंजी आराम से मिल सकती है, ठीक है, तो उससे भी लागत में कमी हो जाती है। बात समझ में आया। फिर इसके बाद हम लोग का, जैसा हमने बोला था कि हम लोग जीएसटी के बारे में भी थोड़ा सा जानेंगे। तो जीएसटी के बारे में बहुत ज्यादा कुछ नहीं जानना है, थोड़ा सा बात यहां पर है कि वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी क्या होता है। तो देखिए, वस्तु एवं सेवा कर अर्थात जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है जो संपूर्ण भारत में समान रूप से लागू होता है। और आप लोग जो है जीएसटी के बारे में हमारी वीडियो देख लीजिएगा, अभी जस्ट थोड़े दिन पहले अपलोड हुआ था, बढ़िया से देख लीजिएगा, सारा जीएसटी A to Z पूरा क्लियर हो जाएगा, बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा, उसमें बहुत डिटेल में सारी बातें हैं ना, बात वो पूरे वीडियो ही जीएसटी के ऊपर है, ठीक है। इसमें केंद्र एवं राज्य सरकार का जो है हिस्सा लगभग बराबर होता है। यह एक केंद्रीय कर है जो उत्पादित अथवा निर्मित माल पर केवल एक ही बार लगाया जाता है, जैसे वैट हो जाता है बार बार लगता है, ये एक बार लगाया जाता है। वर्तमान में यह कर पेट्रोलियम पदार्थ जैसे पेट्रोल, डीजल, क्रूड ऑयल, प्राकृतिक गैस आदि तथा मादक पदार्थ, शराब आदि को छोड़कर अन्य सभी वस्तुओं पर, जैसे अन्य जो वस्तुएं हैं और सेवाएं हैं उन पर लगता है। और लगने का दर क्या होता है, तो वो जो है 4 स्लॉट होते हैं। एक होता है 5% के दर से लगता है, फिर 12% से, फिर 18% से, फिर 28% से। इस तरीके से वस्तु एवं सेवाओं पर जो है जीएसटी लग रहा है। किसी वस्तु पे 5% में आता है, कोई 12 पे आता है, कोई 18 पे आता है, कोई 28 पे आता है। और कुछ वस्तुएं जीरो होते हैं जिन पे जीएसटी नहीं लगता है। तो कुछ वस्तुएं जैसे पेट्रोल, डीजल, क्रूड ऑयल, इन सब पे जीएसटी नहीं लगता है, ठीक है। जो मादक पदार्थ यानी शराब वगैरह उन पे जो है जीएसटी नहीं लगता, ठीक बात समझे। प्राकृतिक गैस पे जीएसटी नहीं लगता, ठीक है। कि निर्धारित दरों से आरोपित एवं वसूल किया जाता है, जिसका अंतिम भार उपभोक्ता पर ही पड़ता है। जाहिर सी बात है, अप्रत्यक्ष कर क्या होता है, उपभोक्ता पे पड़ता है, उपभोक्ता देता है सरकार को, लेकिन सरकार तक जाते समय बीच में कई लोगों से होके गुजरता है, इसी को अप्रत्यक्ष करते हैं। अंतिम भार उपभोक्ता ही इसका झेलता है, ठीक बात। और फिर क्या है, इसमें दैनिक उपयोग की कई वस्तुएं जैसे आपका अनाज, दालें, दूध, दही, फल, सब्जियां, मांस, अंडे, पुस्तकें आदि कर मुक्त हैं। लेकिन आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, पुस्तकें पहले तो कर मुक्त थी, लेकिन अब फिलहाल जो है पुस्तकों पे कर लग रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद ये सब भी जो है, यहां से लेकर के यहां तक आपने जो भी पढ़ा, ये सब आपके जो है टैक्स फ्री तो थे, जीएसटी मतलब इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता था। लेकिन वर्तमान में नियम जो बना है उसके हिसाब से अगर ये पैक्ड है, ठीक है, अगर ये पैकिंग किए हुए हैं, ठीक बात, तो उन पे जो है जीएसटी लगेगा। यानी अगर आप अनाज पैकेट वाला लेते हैं तो उस पे जीएसटी इंक्लूडेड है, अगर दाल पैकेट वाला लेते हैं तो उस पे जीएसटी इंक्लूडेड है, दूध अगर पैकेट वाला लेते हैं तो उस पे जीएसटी इंक्लूडेड है। जो आपका पैकेट बंद नहीं है, खुलता है, जैसे ग्वाला ने आपको दूध पहुंचाया, वो उस पर जीएसटी नहीं है। जैसे आप जो है डायरेक्ट अनाज जो है किसान से डायरेक्ट ले रहे हैं, पैकिंग नहीं है तो उस पर जीएसटी नहीं है, ठीक बात समझे। तो यही बात है, अगर पैकेट में होगा तो जीएसटी, पैकेट में नहीं तो जीएसटी नहीं है। बात क्लियर है, समझ में आ गया, क्लियर। तो इस तरह से हमारा जीएसटी के बारे में हो गया। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट जब हम लोग इसका लेखांकन करते हैं तो हमारे जीएसटी इतने नामों से जाना जाता है। और ये सारी बातें आपको जनरल एंट्री वाले चैप्टर में समझ में आएगा। हम लोग जनरल एंट्री जब पढ़ेंगे तो उसमें आपको समझ में आएगा क्या होता है आगत केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर, फिर निर्गत केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर क्या होता है, इसी तरह आगत राज्य वस्तु एवं सेवा कर क्या होता है, निर्गत राज्य एवं वस्तु सेवा कर क्या होता है, फिर आगत संयुक्त वस्तु एवं सेवा कर क्या होता है, फिर निर्गत संयुक्त वस्तु एवं सेवा कर क्या होता है, ये सारी चीजें। और फिर हमारा जो है इलेक्ट्रॉनिक रोकड़ भाई क्या होता है, ये सारी चीजें आपको जनरल वाले चैप्टर में समझ में आएगा, ठीक है बात। तो बस आज की क्लास यहीं तक थी, ये सारी की सारी चीजों को हम लोग ने जाना। तो आज हम लोग का जो है लेखांकन के सैद्धांतिक आधार, ठीक है, लेखांकन के सैद्धांतिक आधार, ये वाला चैप्टर हम लोग का आज होता है समाप्त पूरी तरह से, ठीक बात। हम लोग का ये चैप्टर हो गया पूरी तरह से समाप्त। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक आप लोग जो है इस चैप्टर के होमवर्क के तौर पे इसको जो है रिवीजन करते रहिए। इसमें से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको याद करें, ठीक है, रिवीजन करें, पूरा इंपॉर्टेंट पॉइंट उसको याद करें, समझें, जानें। और फिर हम लोग जो है मिलेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक आप लोग अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू, बाय, जय हिंद।